बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सैटरडे नाइट लाइव विद मी राजा ज़ियाउल हक। आज थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टाइल हम अपना रहे हैं और उसकी वजह यह है कि मैं एक मुख्तलिफ शहर में मौजूद हूँ। आई एम इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लाहौर और मेरे साथ मेरे लाहौरी बॉयज़ आज मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अहमद खान साहब मौजूद हैं। जी अहमद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए भाई? गुड अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू माशाल्लाह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड मेरे सामने जो है हमारे हर दिल अजीज ब्रदर मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे भी कुछ ही अर्सा पहले SNL में मुलाकात हुई थी, इस्लामाबाद में भी। बिल्कुल, बट इट्स गुड टू बी हियर, आपकी होम टाउन पे आए हैं। और मेरे लेफ्ट साइड पे शेख मुगीरा लुकमान मौजूद हैं। शेख साहब कैसे हैं आप? आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा बॉयज़, आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं मीडिया मैनिपुलेशन के ऊपर, मीडिया की ब्रेन वॉशिंग के ऊपर, और इस चीज़ पे कि क्या ये मीडिया जो है ये इतनी पावर और क़ुव्वत रखता है कि इंसानों के नज़रियात को बदल दे, इंसानों की थॉट्स को बदल दे, इंसानों की फिर फीलिंग्स को अफेक्ट करे और अल्टीमेटली उनके बिहेवियर को चेंज कर दे। इज़ दैट इवन पॉसिबल, या ये जो आइडिया हम बात कर रहे हैं ये बहुत फार फेच्ड है? तो इस पर हम बात करेंगे। एंड प्राइमरली आई लाइक टू जस्ट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स, ताकि उसको फिर बेस बना के हम आगे चलें इंशाल्लाह। एग्जाम्पल्स क्या है? रिसेंटली कुछ ड्रामों के क्लिप्स शायद आप तक भी पहुंचे हो, मुझ तक भी पहुंचे। एक मिसाल के तौर पे वो रज़ाई बहन भाई वाला ड्रामे का क्लिप आया, वो बड़ा हॉरिफाइंग सा था, अजीब सा, जिसमें पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बहन भाई जो है, जो रज़ाई बहन भाई हैं, उनका आपस में निकाह भी हो गया, वो लड़की जो है वो हामिला भी हो गई है, और अब इसको जो है ना ये एक नॉर्मल सी क्रिएट की जा रही है। ऑल्दो सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर मचा। फिर वो जो वुमन का स्लैप बैक वाला इशू था, वो एक और जो है ना इशू सामने आया। उसके बाद एक और ड्रामे का क्लिप आया जिसमें बहरोज सब्जवारी जो है बड़े पाकिस्तान के रेनाउंड एक्टर हैं, उनको एक वालिद का किरदार दिया गया है उस ड्रामे के अंदर। और उस ड्रामे में दिखाया गया है कि जो भाभी है और देवर है वो आपस में कुछ एक्स्ट्रा फ्रैंक हो रहे हैं, एक दूसरे को यानी गले मिल रहे हैं उसका करके, और वो उसको लड्डू खिला रहा है, पता नहीं क्या खिला रहा है, मतलब एक लेवल ऑफ फ्रैंकनेस दिखाया जा रहा है। और उस पे जो वालिद मोहतरम है वो ऑब्वियसली इस्लामिक रूलिंग के मुताबिक उनको रोक रहे हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि द ब्रदर इन लॉ इज लाइक डेथ। सो कितना एहतियात करनी चाहिए। सो वो उसको दिखाया जा रहा है कि वो बच्चा जो है, लड़का जो है, वो उल्टा अब्बा जान पे चढ़ाई कर रहा है कि आप ओल्ड स्कूल है, आपकी थिंकिंग खराब है। सो दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स फ्रॉम द पाकिस्तान मीडिया। अगर आप इसको बाहर ले जाएं तो यू हैव अमेजोन, यू हैव नेटफ्लिक्स, उसके ऊपर भी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक रिसेंट उनकी अमेजोन की फीचर है एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जेमी, जिसमें उन्होंने एक अप एंड कमिंग ड्रैग क्वीन का उन्होंने दिखाया कि एक लड़का जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है, वो जो है अपना जेंडर रीअसाइनमेंट की तरफ जा रहा है या ड्रैग क्वीन बनना चाह रहा है, जिस तरह भी है। और उसकी जो फ्रेंड है वो बेसिकली एक हिजाबी लड़की है और उनका आपस में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और वो बड़ी पीस एंड लव एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो अगेन यू हैव दीज थीम्स बीइंग रिपीटेडली शोन इन डिफरेंट फिल्म्स, मूवीज, वीडियोस वगैरह वगैरह। एंड आई थिंक पिछले कुछ सालों में इनमें कुछ इजाफा ही होता चला जा रहा है, कमी नजर नहीं आ रही, ब्रेकें कहीं नहीं लग रही। सो दिस इज द प्रेमिस, इसकी बेसिस पे आज हम बात करेंगे। एंड आई विल थ्रो बैक द सेम क्वेश्चन कि डज मीडिया हैव द पावर टू मैनिपुलेट योर थॉट्स? जी ज़िया भाई, अगर हम देखिए ना, फॉर एग्जांपल हमें एक मिसाल मिलती है 2016 वाला जो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था, उसमें एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिसमें ब्लेम किया गया रशियंस को कि उन्होंने फेसबुक को यूज़ करके इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है। यहाँ पे हमें ना एक वो मिल रही है, एफर्मेशन मिल रही है फ्रॉम फॉर एग्जांपल द यूएस गवर्नमेंट इटसेल्फ कि the hearts and minds of people can be manipulated through for example social media. तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि एक कोई फर्म थी जो डेटा कलेक्ट करती थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका उसका नाम था। तो उन्होंने डेटा एनालाइज किया फेसबुक यूज़र्स का, उनकी प्रोफाइल्स को, उनके लाइक्स के क्लिक्स को देख के, और वो प्रोफाइल्स सबकी जो है ना उन्होंने एक रशियन फर्म के साथ शेयर की। अच्छा। एंड फिर उन्होंने रशियन फर्म ने जो है फेसबुक के ऊपर न्यूज़ रिपोर्ट्स और जो भी इंफॉर्मेशन है फेसबुक पे उन यूज़र्स के साथ शेयर करना शुरू किया, बहुत एक सटल तरीके के अंदर। ऑब्वियसली उनको बिल्कुल एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा कि आपने फॉर एग्जांपल ट्रंप को वोट करना है या नहीं करना, बहुत सटल किस्म की इन्फॉर्मेशन दी गई। इसके ऊपर पूरा फिर एक कोर्ट केस चला था जिसमें फेसबुक को क्वेश्चन किया गया था। ये एक एतराफ़ है फ्रॉम द बिग पावर इटसेल्फ, फ्रॉम द यूएस इटसेल्फ, कि
the Russians quote unquote tried to manipulate our election process. तो ये तो हमें पता लग गया अब कि ये चीज़ होती है. ये इस लेवल के ऊपर भी होती है कि डेमोक्रेसी को अफेक्ट किया जा सकता है, और एक छोटे लेवल के ऊपर भी होती है जैसे हम लोग अपने ये टीवी शोज़ देखते हैं या हमारे यहाँ जो ड्रामे वगैरह चलते हैं. ये आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर एक्सीडेंट्स. ये जो लोग ये स्क्रिप्ट्स को लिखते हैं ये बड़े सोच समझ के लिखी जाती हैं स्क्रिप्ट्स, और इन लोगों को पता है कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, यहाँ के आप समझ लें कि वो रेड लाइंस क्या हैं. It seems as if they continuously want to push these red lines so that people become desensitized or become used to hearing about these things, और ये normalize कर दी जाएं. तो ये ऐसे फीलिंग तो यही आती है. The Spinner एक इसराइली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फेसबुक ने बैन भी किया था मोस्ट प्रॉब्ली. काफ़ी एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, बस CNN ने इसके ऊपर रिपोर्ट की थी, और उनका बेसिकली क्लेम ही ये था कि फेसबुक के ऊपर कि आप हमें पे करें और आप जिस तरह का चाहें वी विल ब्रिंग यू द यूजर्स इन फैक्ट, और कंटेंट हम आपको हमें बंदे आपको ला के देंगे जिस तरह का आप चाह रहे हैं. सो उसको फिर बाकायदा मैनिपुलेटिंग अंदाज के अंदर उन्होंने इसको पोर्ट्रे किया, जिसकी वजह से बाद में फेसबुक ने उसको बाकायदा उनको बैन किया. और उसका जो बेसिकली इट वाज एन इसराइली फर्म, और फिर उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए हम फिर भी ये काम करेंगे. सो दे स्टिल ऑफर दैट सर्विसेज कि अगर आपने किसी चीज़ को, किसी ओपिनियन को आप प्रोपेगेट करना चाहते हैं किसी भी लेवल पे, चाहे पर्सनल लेवल पे या किसी बड़े लेवल पे, सो वी रेडी टू हेल्प यू फॉर दैट. राइट. और इसमें आई थिंक एक छोटी सी चीज़ मुझे दिमाग में आती है कि बुश गवर्नमेंट में भी और ओबामा में भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप की गए हैं मीडिया के साथ, ठीक है. एंड वो जिन्होंने रैशनल दिया था उसके पीछे ये था कि वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, एंड इवन पाकिस्तानी मीडिया को भी इन्फ्लुएंस किया. ओपनली उन्होंने कहा था पता नहीं कितने $1 मिलियन हम भेज रहे हैं. तो भाई ये कोई सदका खैरात तो नहीं कर रहे ना हमारे साथ कि जी वो कोई बहुत ही चैरिटेबल हो रहे हैं. तो ये समझ नहीं आ रहा कि जी हम ईदी को दें या आपके मीडिया पावर हाउसेस को दें. तो पकड़ के मीडिया को पैसे दिए जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उसके साथ ये नहीं है कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, उसके साथ कुछ है. एंड देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि इफ यू आर पंपिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी देन वी नीड यू टू शो समथिंग इन आवर फेवर, ताकि लोगों को एक नैरेटिव चेंज किया जाए. यू नो बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स है ना अब, तो वो ये मीडिया को एज अ वेपन यूज किया जाता है. और जस्ट टू ऐड अभी चूँकि हम मुसलमान हैं, मैं कुरानिक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा ऑडियंस को कि देखें शैतान ने 4 अल्लाह को प्रोमिसेस किए थे, सूरह निसा वर्स 119. उनका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक इग्नोरेंस, कि मैं इग्नोरेंस फैलाऊँगा इनमें, ठीक है. दूसरी बात ये आई विल इंस्टिल डिज़ायर्स इन देम, फहाशी, उरियानी, इमोरालिटी, डिज़ायर्स. तीसरा ये कि सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशियस बिलीव्स की तरफ ले जाऊंगा. चौथा है कि मैं क्रिएशन चेंज करूंगा, इनसे कहूंगा अल्लाह की क्रिएशन चेंज करें. अब ये चारों चीज़ें आप सामने रखें, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है. आपको नज़र आ जाएगा ये चारों चीज़ें इस वक्त पीक पर. इग्नोरेंस प्रिवेल करे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, जैसे अहमद भाई ने फेक न्यूज़ के ऊपर बहुत फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों को दीने हक से दूर किया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे. दूसरा डिज़ायर्स, जो उसने इस वक्त पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, यानी वो हमारा कॉमन एनिमी है. हम ह्यूमन फैमिली, ही इज़ द कॉमन एनिमी. फिर ये हॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड, 20 साल पहले चले जाएं, बॉलीवुड के गाने सुन लें और आज सुन लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ऐसा महसूस होता है कि डायरेक्ट शैतान डायरेक्ट कर रहा है, मतलब इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी. लग ऐसे रहा है कि वहीं से लिरिक्स आ रहे हैं. तीसरा ये कि चेंजिंग द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, जेंडर प्रोनाउंस, और फिर LGBTQ, और फिर सेक्स ऑपरेशन, फिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टफ, ये क्या चल रहा है. और चौथी चीज़ आपके सामने सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, अजीबोगरीब बिलीफ. वज़य्यन लहुम अश-शैतानु अअमालहुम ना, कि शैतान उनके बुरे अमाल को उनके लिए खूबसूरत बना देगा. बिल्कुल. और फला युग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, वो अल्लाह ताला की तख्लीक को उनके लिए बदल देगा. और इसी तरीके से झूठे वादा, मिसकंसेप्शन और जहालत जो है, ये भी सारी चीज़ें. तो शैतान इज़ डेफिनेटली ऑन इट, आई थिंक डेफिनेटली. अच्छा, इसमें जो हमारे सामने जो मीडिया है, इसको मैं चाहूँगा कि हम इसका रोल देखें कि मीडिया क्या सिर्फ एक लाइट एंटरटेनमेंट होता है, जैसे अक्सर ड्रामों के बारे में हो सकता है लोग ये कहें कि भाई ये जो ड्रामों के बारे में आप इतने तबसरे कर रहे हैं या इतनी अपनी एनालिसिस पेश कर रहे हैं, ये तो यार लाइट एंटरटेनमेंट होता है. हॉलीवुड यार क्या है, एंटरटेनमेंट ही तो है. उससे अब किसी के थॉट्स पे क्या इखलाक और वाक़यात और मामलात और बिहेवियरल क्यों होगा. मतलब आप एंटरटेनमेंट के लिए एक चीज़ देख रहे हैं, इतने पैसिवली यू आर वाचिंग समथिंग, सो व्हाई वुड दैट चेंज एनीबडी. सो एक ये जो परसेप्शन है कि एंटरटेनमेंट इज़ प्योर एंटरटेनमेंट, इट्स नॉट एजुकेटिंग यू, इट्स नॉट चेंजिंग योर नैरेटिव, इट्स नॉट चेंजिंग योर थॉट्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसा ही है? इज इट रियली हार्मलेस एंटरटेनमेंट और इज देयर समथिंग बिगर एट प्ले हियर? मैं थोड़ा सा इनपुट देता हूँ ज़रा. अभी देखें इस वक्त
जो मिलिटेंट एग्रेसिव लेफ्टिस्ट है ना, राइट और लेफ्ट की जो फिलॉसफी है पॉलिटिकल, इस वक्त वो हावी हुए हुए हैं दुनिया में और पूरी दुनिया में उनके खिलाफ मूवमेंट चल रही है। इवन आप गोरों के चैनल्स खोल के देख लें, वो उनके मिलिटेंसी को और एग्रेशन को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये लोग हर उस बंदे को जो इनसे डिसएग्री करता है उसे होमोफोब कह के या उसे एक्सट्रीमिस्ट कह के या ये कह के उसकी इमेज ही खराब कर देते हैं, रेपुटेशन, एड होमिनम फैलिसी जो होती है कि पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि वो इतने एग्रेसिव हुए हुए हैं और उन्हें चाहिए स्लेव माइंडेड लोग, उन्हें थिंकर्स नहीं चाहिए, और वो स्लेव माइंडेड लोग हैं कि बस कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म की फिलॉसफीज राइज रहें, वो जो चंद एक फैमिलीज हैं वो अमीर हो ही जाएं। नाउ दे वांट पीपल हु डोंट थिंक। उसके लिए कितनी क्लियर इक्वेशन है कि दे वांट टू शो सच कंटेंट कि वही वो इग्नोरेंस में भी रहें, मिस इन्फॉर्मेशन में भी रहें, वो एक बबल में रहें। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इस वक्त ना हम मैस साइकोसिस में है दुनिया, आधी दुनिया पागल है, यानी वो रियलिटी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं और रियलिटी से दूर जा रहे हैं। तो इतना क्लियर है अगर आप इन दो चीज़ों को सामने रखें कि हु आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड राइट नाउ, और मीडिया में वो किस तरह माइनॉरिटी को एज मेजॉरिटी दिखा रहे हैं। यानी आप देख लें कि फेमिनिस्ट कितनी है दुनिया में, फेमिनिज्म 7%, 8%, स्टैट्स उठा लें, वो ऐसे शो कर रहे हैं 90% औरतें फेमिनिस्ट हो गई। इसी तरह LGBTQ कितने हैं, क्या उनका नैरेटिव कितना हावी है, वो ऐसे दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो ये छा गया। तो और अगर आप उससे डिफर करते हैं देन यू बिकम द गिल्टी पार्टी, यू बिकम होमोफोब, बिगेटेड, मिसोजिनिस्ट वगैरह वगैरह। वो लेबल थ्रो करने में तो बहुत आगे है ना। एग्जैक्टली। सो आई थिंक टू इनकरेज हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशन, सारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ का सामने आना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज ये जो आप बता रहे हैं बात सही कह रहे हैं कि वो एक ही नैरेटिव है, एक ही टाइप की आपको लगता है फॉर्मूला फिल्म्स बन रही हैं, फॉर्मूला ड्रामे बन रहे हैं, उस मेन जो एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव है उसके खिलाफ कोई चीज़ अगर आ जाए और मशहूर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हर रिसर्च तो बैन कर देते हैं साहब, हर किताब बैन हो जाती। जो LGBTQ के खिलाफ किताब है, रिसर्च है, वो बैन। जो डॉक्टर कह दे कि ये एक साइकोलॉजिकल मसला है, उसका वो कैरियर बर्बाद कर देते। इसमें ना ज़िया भाई एक बुक है नॉम चॉम्स्की की, आपको शायद देखी होगी आपने, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, उसके अंदर वो 5 फिल्टर्स की बात करता है ना। और उसमें जो फोर्थ और फिफ्थ फिल्टर है ना, जिसमें फ्लैग की बात है, वो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है कि जब मीडिया एक नैरेटिव बना लेता है या उसके पीछे जो एलीट बैठी है जिसको मीडिया एलीट कहता है, वो मीडिया एलीट जो है वो जब एक नैरेटिव को प्रोडक्ट या प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो एनी जर्नलिस्ट इवन और एनी पर्सन हु ब्रिंग्स एन अल्टरनेटिव नैरेटिव या किसी तरीके से उसको किया जाता है, उसको वो फ्लैग करते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, उसके खिलाफ जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, बहुत से उसकी जो है ना चीज़ें, यानी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज उसके खिलाफ कर दी जाती हैं। और चौथी चीज़ उसकी है कि द कॉमन एनिमी क्रिएट किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना कॉमन एनिमी जो इस टाइम क्रिएट किया, देखें आप दुनिया के अंदर एक कॉमन एनिमी टेररिज्म के नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड है और इसको मुसलमानों के साथ बड़े आराम से एसोसिएट किया जा सकता है, और ये वो चीज़ है जिस पर दुनिया का हर बंदा शायद एग्री कर सकता है। इसी तरीके से इस टाइम LGBTQ के ख़िलाफ़ एक किस्म का ना उसको, यानी जो बंदा उसको उसके निगेट करता है, उसको एक कॉमन एनिमी उन्होंने बना दी है। अब मैं कहता हूँ कि यानी कोई भी इवन यानी हम जैसा बंदा, इवन रिलीजियस लोग बहुत ओपनली शायद किसी वेस्टर्न मीडिया पे या ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर LGBTQ के खिलाफ इतने ओपनली नहीं बोल सकते। आई मीन आई डोंट थिंक सो, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या डिटेल्स हैं। इवन ये जो लोग हैं जो राइटिस्ट हैं, इवन यानी ऑल्ट राइट के लोग हैं, वो भी जब बात करते हैं तो यानी वो भी बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक यानी स्टांस लेके इस पर बात करते हैं, और वो भी फिर इस पर आ जाते हैं कि जेंडर प्रोनाउंस वगैरह कौन से यूज़ करने चाहिए, इस पर हमारी डिबेट है, चलें हम राइट वी रिस्पेक्ट, और ये क्योंकि इतनी चीज़ प्रिवेल कर गई। हालांकि रियलिटी के अंदर ये लोग कितने हैं, आई मीन मुझे लगता है किसी भी मुआशरे के अंदर ये लोग बहुत कम होते हैं, बट दे अपीयर टू बी लाइक डोमिनेटिंग द मीडिया। एग्जैक्टली। सो इज द मीडिया फ्री एंड इंडिपेंडेंट एज द नॉर्मली पोजिशन इट, कि जी मीडिया बिल्कुल लेकिन ना फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कुछ भी नहीं जी, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, आपको ऐसे गलत लग रहा है कि सारे किसी एजेंडा पे, कैसा ही है? ज़िया भाई अगर हम देखें ना लास्ट फ्यू डेकेड्स को देखें तो हम ये चेंज खुद नोटिस कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखें 1960s में 70s में UK के ऊपर जो TV सीरियल्स आया करते थे, मुझे याद है एक मैं जगह पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्टली उस शो का नाम नहीं याद, मगर उसमें हुआ ये था कि एक एपिसोड के अंदर मियाँ बीवी जो हैं उनको उनका एक शॉट दिखाया गया था कि वो बेड में है, और वो बेड जो था वो सिंगल बेड था, बीच में साइड टेबल अलग अलग बैठे हैं, यानी अलग अलग लेटे हुए हैं ऑन 2 सेपरेट बेड्स, एंड दैट वाज कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट फॉर नेशनल टेलीविजन एट दैट टाइम। ये 60s और 70s की बात है शायद। तो
अब आप देख लें कहाँ तक पहुँच गए हम. This is evidence in and of itself that the media changes perceptions. It is evidence कि आहिस्ता आहिस्ता slowly आपकी PG ratings भी हैं, उनका भी जो है change हो जाता है, value change होती है. अगर आप आज का मीडिया देखेंगे and we compare it to what was happening 20-30 years ago, there's a big difference. And वो मीडिया, आई थिंक मीडिया सबसे पहले वो बाउंड्रीज क्रॉस करना शुरू करता है, जैसे हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं. हमारे यहाँ भी सबसे पहले ये जो फनकार हैं, ये एक्टर्स हैं, ये इन बाउंड्रीज को पुश करते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट सीइंग दोज चेंजेस इन योर सोसाइटी एज वेल. 80s के अंदर जब 1980s में इन द यूके फॉर एग्जांपल, वहाँ पे इफ़ देयर वाज अ कपल दैट वाज सीइंग ईच अदर और वर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, तो वो हल्की हल्की आवाज़ों में कहते थे कि दे आर सीइंग ईच अदर, यानी वो ज़रा इतना ओपन नहीं था. मगर अब आप देख सकते हैं वो कितना बड़ा चेंज है वहाँ पे कि वहाँ पे मैरिज का इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया. पाकिस्तान में यानी जो लड़के लड़कियों का इकट्ठा किसी भी जगह पे भी बाहर पब्लिक प्लेस पे पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, इट्स अ नॉर्म नाउ, और कोई उनको कुछ कह भी नहीं सकता. आई मीन व्हाटएवर दे डू, आई मीन कोई उनको कुछ नहीं कह सकता. और आप देख सकते हो कि पहले ये चीज़ें मीडिया के ऊपर आती हैं, जी, उसके बाद वो रियलिटी बनना शुरू हो जाती हैं. तो अगर हम ये इसी को केस स्टडी ले लें तो इस इज़ प्रूफ इनफ कि ये चीज़ें चेंज होती हैं. और जो मुगीरा भाई ने भी एक पॉइंट शेयर किया ना, देखें अभी फॉर एग्जांपल वेस्ट के अंदर ना ये जेंडर डिस्फोरिया और कितने जेंडर्स हैं, बाई मॉडल है कि नहीं है, बाइनरी है या बाई मॉडल है, यानी 2 जेंडर्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं. अगर ये कंसेंसस करें ना, एक अनोनमस कंसेंसस करें फॉर एग्जांपल पूरे यूके में, पूरे यूरोप के अंदर, द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वुड डिसएग्री विद दीज कॉन्सेप्ट्स. स्टिल दे विल डिसएग्री. वो आउटवर्ड आके कहते क्यों नहीं है? क्योंकि एक बदमाशी खड़ी कर दिया ना कि आपको जी हम ये लेबल कर देंगे, फैशिस्ट हो आप या होमोफोबिक हो या ट्रांसफोबिक हो, इस किस्म का लेबल आपको करना शुरू कर देंगे. तो उस लिहाज से दे आर कंट्रोलिंग द नैरेटिव. ये थोड़े से लोग हैं जो शायद इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, पोजीशंस ऑफ पावर के ऊपर हैं, ये नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं. इन्होंने ऐसे लेबल्स बना दिए हैं जो कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ एसोसिएट किए जाएं, और वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के अंदर फिर कोई बात नहीं करता. तो एक साइलेंट मेजॉरिटी है जिसको जबरन, मैं समझता हूँ, उनको चुप कराया गया है कि यार इसके बारे में बात नहीं करनी. और मेरा ख्याल चुप कराने की वजह वही है कि दे वांट कंज्यूमर्स, कि बस इन्हें लगा ही रखो इन चीज़ों में, मज़े में, रियलिटी से दूर रखो. उनके लिए ये हार्मफुल है. स्टेटस को चेंज होना उनके लिए बहुत डेंजरस है कि ये तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे लोग, अगर इनमें शऊर आ गया ये तो चैलेंज कर देंगे हमारे नॉर्म्स को. तो ये बहुत ही माइनॉरिटी सा तबका ना कंट्रोल कर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया को, और इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं रहेगा. ज़्यादा इनजस्टिस ज़्यादा देर नहीं रहता. अल्लाह ताला हमेशा इन्वॉल्व होता है, और यहाँ भी अल्लाह ताला की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली. इनके यहाँ अभी इन चीज़ों की कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, पैदा हो रही हैं. बिल्कुल. स्पोर्ट्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपको पता है ये मसाइल शुरू हो रहे हैं. अभी मैं रिसेंटली, बल्कि कल परसों ही देख रहा था, एक वो न्यूज़ आर्टिकल था, कोई MMA फाइटर थी, अब उसको पता नहीं थी कहना चाहिए, था कहना चाहिए, ये भी नहीं पता, था जो थी हो गई वो फैलन फॉक्स, हाँ था जो थी, मुझे नाम नहीं पता, मगर वो जीत गई मुकाबला जो है. तो उन्होंने अब उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि इज दिस इवन फेयर? ये कोई क्वेश्चन इज कि ट्रांस वुमेन रियली वुमेन? एग्जैक्टली. और वो कहते हैं कि हमें अब आप ट्रांस वुमेन को ट्रांस वुमेन ना कहें, वुमेन कहें. क्यों आप मतलब देखें ना, मैं अभी आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, मैं अगर अभी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि आई आइडेंटिफाई एज अ, तो मैं मजबूर हूँ, मैं आपको कहूँगा वही जो आप कह रहे हैं, बिकॉज़ अदरवाइज मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी. एंड बाय द वे, इन ऑर्डर फॉर मी टू बिकम अ ट्रांस वुमन, आई डोंट नीड टू गो थ्रू एनी सर्जरी और एनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि you don't have to physically look like that. I can just say I feel this way and you should just respect it. ठीक है ना? तो अब मतलब मैं बायोलॉजी को, साइंस को डिनाई करूँ just to appease somebody's feelings, and जो भी उसको आप कह लो कि मेंटल इलनेस है या कोई डिल्यूजन्स है या कोई डिस्फोरिया किसी किस्म का, उसको अपीज करने के लिए. एंड देन यही बात है ना कि आपने प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया, जैसे आपने कहा कि हम अब इन चीज़ों के बारे में बात करें तो यूट्यूब पे भी और बाकी चैनल्स वगैरह पे भी एक तो वो आना शुरू हो जाता है कि जी आपका कंटेंट जो है वो इस तरह का है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है, वगैरह वगैरह. एंड देन लाइकवाइज जो आपका मेन स्ट्रीम जो नैरेटिव, जिस तरह आपने कहा कि वो एक्सट्रीम मिलिटेंट लेफ्ट है जो इस वक्त डिक्टेट कर रहा है. अच्छा, इसमें एक और सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे हम मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि मीडिया का एक इम्पैक्ट है. देयर आर मैनी, फॉर एग्जांपल सोशल स्टडीज़ एंड देयर आर मैनी सोशल एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे आपको नज़र आता है कि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जहाँ पे देखा गया है कि इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन चिल्ड्रन, कि बच्चा जो है वो मीडिया देख रहा है और बच्चा उसके साथ किस तरह से डील कर रहा है. डॉक्टर डेविड बेंडोरा का बड़ा जो ना फेमस एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर कि हाउ चिल्ड्रन हु आर व्यूइंग समथिंग
दे परसीव इट, एंड सो चिल्ड्रन फनली इनफ आप देखो कि उनको फर्क नहीं पता होता बिटवीन, जो छोटे बच्चे होते हैं ना बिल्कुल 2-3 साल के, कि जो टीवी के अंदर है ये रियल है या ये फेक है। Exactly. मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया। मैं एक बच्चों के स्कूल में गया और वहाँ पे मुझे बताया गया था कि बच्चे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन जब मैं गया तो बहुत छोटे बच्चे थे, लिटरली मॉन्टेसरी लेवल के थे। तो मैंने कहा अब इनको मैं क्या लेक्चर दूँ, तो फिर मैंने कहा चलो इनके साथ मैं गेम्स ही खेलता हूँ, इनको ना गेम्स में सिखाते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर एक पिक्चर दिखाई जिसमें देयर वाज अ बकेट ऑफ पॉपकॉर्न्स, एंड मैंने उनको ये कहा कि अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं इस लैपटॉप को इस तरह करके उल्टा कर दूं तो ये पॉपकॉर्न्स गिर जाएंगे या ऐसे में रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है बच्चों ने क्या जवाब दिया होगा? बच्चे यूनानिमस कंसेंसस के साथ कि गिर जाएगा, सब ने कहा गिर जाएगा। एंड दे आर लुकिंग एट अ स्क्रीन एंड आई टोल्ड देम कि मैं अगर इसको टिल्ट करूं तो क्या होगा, उन सब ने कहा गिर जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चे जो हैं उनको नहीं पता कि बेटा बात सुनो, ये पिक्चर है, ये फेक है, ये रियल नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप देखो कि छोटे बच्चे जो है ना, अगर कोई हॉरर मूवी गलती से देख लें तो आप उनको लाख समझाओ ना कि जी वो खून नहीं था, वो केचप था, वो कहेंगे कि नहीं मैंने अपनी आंखों से बंदे को कटते हुए देखा है। इतना बड़ा वो बेचारे यानी चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार हो जाएंगे। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मीडिया का, और फिर उसी के साथ साथ डिसेंसिटाइजेशन है। और आपको इसमें तो इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हैं, रोल ऑफ वीडियो गेम्स in encouraging actual violence and movies that show violent scenes, उनका बच्चों पे क्या किरदार होता है, and all of this stuff. So ये तो चले हमने एग्री कर लिया कि आज के दौर में कोई बंदा भी डिनाई नहीं कर सकता the sheer impact of media on a person's thoughts, and then उसी थॉट्स के आगे अगर आप चले जाएं तो उसकी फीलिंग्स भी इफेक्ट होती हैं। इफ यू कीप फोकसिंग ऑन अ पर्सन्स थॉट्स, बम्बार्डिंग द थॉट्स ऑल द टाइम, थॉट्स के बाद फीलिंग्स चेंज होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाय पसंद है और आप मुझे बम्बार्ड कर रहे हैं कि चाय बुरी है, चाय बुरी है, चाय बुरी है, चाय बुरी है, सुबह शाम एड्स आ रहे हैं, ड्रामाज आ रहे हैं, फिल्म्स आ रहे हैं, सब उठा के हीरो मेरा फेवरेट चाय को उठा के उधर मार देता है और कोई और चीज पकड़ लेता है, ठीक है। सो इफ यू कीप बम्बार्डिंग मी विद दोस थॉट्स, सून आई विल डेवलप फीलिंग्स अगेंस्ट दिस थिंग, डेफिनेटली आई विल बिगिन टू हेट इट बिकॉज एवरीवन इज टेलिंग मी इट्स बैड। एंड सो उसके बाद क्या होगा, फीलिंग्स जब चेंज होगी तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा, व्हिच मींस कि नाउ आई विल स्टॉप ड्रिंकिंग टी, बिकॉज एक सोशल कंडीशनिंग के तहत यहाँ तक हम पहुंचे। मैं आपको एक बुनियादी सी मिसाल देता हूँ कि इनका नैरेटिव हावी है, इसकी इतनी बड़ी मिसाल ये है कि पोर्नोग्राफी के ऊपर जो रिसर्चेज इस वक्त ज्यादा फेमस है ना, वो ये है कि इट्स एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ, और मैस्टरबेशन के ऊपर ये रिसर्चेज फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा किया है कि ये जो स्टांस लिया जाता है इसके खिलाफ, इट्स एक्चुअली नॉट वैलिडेटेड इनफ, साइंटिफिक नहीं है। अब जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये कितनी बुनियादी बात है पॉर्न से, लेकिन वो इसका डिनाई करते हैं कि देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट के पॉर्न देखने है भी तो इट्स नॉट सफिशिएंट इनफ। अच्छा अभी मैंने देखा ह्यूमन माइंड इटसेल्फ वो ज़्यादा देर तक फेक नहीं कर सकता, फेकरी नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसीलिए आप देखें कि इवन हम में, इवन बड़े एडल्ट्स जो हैं, सीनियर भी हैं, मूवी देखते हैं, कोई रोने वाला सीन आता है, हमारे भी आंसू निकल आते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम, और हमें पता है कि मतलब वी एक्चुअली फिक्शन है ये, और मैं समझता हूँ कि इवन वो एक्टर हिमसेल्फ अगर वो मूवी देखे तो वो उसके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। तो द आइडिया इज कि हमारा माइंड उस तरीके से रियलिटी को इतनी ब्लैक एंड वाइट में नहीं कर सकता। इसीलिए देखें आप कुरान मजीद में भी अल्लाह ने लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना की बात की है मेनली, कि आपकी आंखें तो हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और आपके कान भी हैं, लेकिन असल चीज़ आपके दिल है। तो दिल के अंदर जाके ये चीज़ें फैसला होती हैं कि ये क्या चीज़ है। रियलिटी की जो है ना, उसको आप मटीरियलाइज आप उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से हमें समझा जाता है कि जी हम इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। लेकिन जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं ना, whether it be through reading, through watching or through listening to something, उसका एक इफेक्ट तो होता है, कहीं ना कहीं तो जाके बैठता है। जितना ज़्यादा वो आप करोगे उस तरह उसका असर होगा आपके ऊपर। तो बेसिक हेल्थ साइकोलॉजी है ना, बिल्कुल, कि उसमें भी आप पढ़ लें, रिसर्चेज अवेलेबल हैं कि आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ डैमेज होती है हैजर्डस चीज़ें देखने से या कंटेंट पढ़ने से। तो इसका बेसिक चीज़ों का इनकार होने लग गया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें हम कैसे टाइम्स में रह रहे हैं। डेफिनेटली। अच्छा, एक और एस्पेक्ट जो मैं शेयर करना चाहूँगा वही वाली बात कि एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि ये कॉमन सेंस वाली बातें भी कर नहीं सकते अब। उसके अंदर अब हमारे यहाँ भी ये चीज़ शुरू हो रही है कि जैसे आपको पता है इमरान खान ने जो अपनी स्टेटमेंट्स दी थी, उसको कहना कि यार इमरान खान ठीक कह रहा है किसी सेंस के अंदर, जब वो औरतों के कपड़ों के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे भी ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है, एक छोटे से तबके ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि अगर आप ये कहते हो तो फिर आप रेप अपॉलजिस्ट हो। हाँ, इस तरह के लेबल्स देना, तो ये इसमें आई थिंक इंटेग्रिटी भी नहीं है कि आप लोगों को
उनकी पूरा उनका नैरेटिव ना समझना चाह रहे हो ना सुन रहे हो, मगर आप एक लेबल जो है ना आपने रेडी रखा हुआ है स्टैंप के साथ कि आप फटाफट लगा दो, उसका छापा मार रहे हैं ना। और दूसरा पता क्या, यानी इसमें ना आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने कहा ना कॉमन सेंस को डिनाई कर रहे हैं, यानी दे आर अस्यूमिंग कि टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी करेक्ट एट द सेम टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट ये है कि somebody got robbed, for example, somebody got robbed and the robber is guilty as sin, right? जो भी चोर था वो बहुत बुरा था, but at the same time अगर उस बंदे ने अपने दरवाजे सारे खोले हुए थे तो आप उसको काइंड ऑफ कॉशन करते हो यार दरवाजे बंद किया करो, तो आप कहते हो नहीं यार ये तो बात तो करनी नहीं है ना आपने, क्योंकि अगर आपने ये स्टेटमेंट दे दिया इसका मतलब है कि आप इसके साथ सिंपथाइज कर रहे हो, इसके साथ सिंपथाइज नहीं कर रहा कोई भी, इसको कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, गिल्टी है, सब कुछ है, लेकिन कहा जा रहा है भाई तू भी एहतियात कर ले थोड़ी सी, तो वो कहते हैं नहीं, बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपने अगर ट्रूथ है तो बस एक ही और दो चीजें साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकती। दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक दैट दे आर प्रेजेंटिंग। अजीब सी बात है, ऐसा लगता है कि इनके अंदर शायद अकल इनकी जाया हो गई है कि ये न्यूआंस नहीं समझ सकते, इतना सिंपल। अभी अली भाई कह रहे थे ना कि वो सबसे पहले इग्नोरेंस आती है, यानी वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप जाहिल हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं बड़ा कोई डिग्री होल्डर हूं फलाना, भाई अगर आपको सिंपल लॉजिक समझ नहीं आ रही तो फिर आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। वो मैथ साइकोसिस वाली जो बात है ना, उसका उर्दू में मतलब है खबती हो जाना। अल्लाह कहते हैं ना कि सूद खा खा के खबती हो गए, ये शैतान ने इनको छूकर खबती कर दिया। अब ये अकल की बातें नहीं करेंगे, अब ये आए बाएं शाएं अजीबो गरीब बातें करेंगे, और वो देख रहे हैं हम। और नजर भी आता है कि इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स की जाती है, जस्ट ट्राई टू प्रूव अ पॉइंट। एक बंदे ने सोशल एक्सपेरिमेंट किया, वो जाके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में गया और जाके लोगों से पूछ रहा कि हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर, तो लोग अब जारी बात है वो दे वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, अब वो कह रहे हैं कि ओ देयर आर मेनी जेंडर्स, यू कुड हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ जेंडर्स, हर बंदा तकरीबन ये कह रहा है, कहता है नेम एनी जेंडर अदर देन मेल एंड फीमेल, और उसके बाद सन्नाटा, क्रिकेट्स की आवाजें आ रही हैं, कोई जवाब नहीं। अब सोच में पड़ गया कि समझ नहीं आ रहा मेल और फीमेल के अलावा क्या है। तो एक आप स्टेटमेंट दे रहे हो, बड़े डंके की चोट पे दे रहे हो, फिर उसके बाद आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते कि हाँ वैसे मेल और फीमेल के अलावा क्या होता है, नहीं पता आपको। एंड सो इसी तरह से बहुत सारे आपको और भी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे यू कैन सी विजिबली कि हाउ देयर स्टेटमेंट्स कीप कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर। एक जहन में मेरी बात आ रही थी कि जिस तरह अमेरिका ने जब यहाँ पे मुझे एक ना यहाँ के पाकिस्तानी टेलीविज़न के बड़े एक पुराने मुझे एक सीजनड आप समझ लो कि एम्प्लॉई मिले जिनका काम टोटली मीडिया के साथ था। ही वाज इन द मीडिया फील्ड फॉर मेनी ईयर्स एंड नाउ इज माशाल्लाह ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज पे पहुंचे हुए। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जब ये इराक वॉर शुरू हुई थी ना, फर्स्ट गल्फ वॉर जब शुरू हुई थी, जब इन लोगों ने इराक में गए थे, सदाम हुसैन के खिलाफ एक्शन हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा उस जमाने में ना एक चैनल आया था नया NTM के नाम से, राइट, NTM/STN, ठीक है। अच्छा, उस चैनल पे पहली दफा क्या हुआ कि शाम के टाइम ट्रांसमिशन चलती थी। आई रिमेंबर बिकॉज मैं छोटा था, बच्चा था उस टाइम पे, तो 7 से 7:30 कार्टून चलता था, 7:30 से 8 बजे तक कोई कॉमेडी प्रोग्राम चलता था, और फिर रात को कोई जो है ना फीचर जो भी चीज़ चलती थी। अच्छा, इन द डे टाइम this channel would broadcast CNN, and in the night after 11 o'clock 12 o'clock it would broadcast BBC। और तो फिर ये कहाँ से, ये मतलब CNN कहाँ से आ गया, हालांकि पहले सिर्फ PTV था, और PTV आपको पता है कि वो स्टेट का पर्सपेक्टिव दे रहा होता है, ये CNN कहाँ से आ गया। अच्छा, CNN टोटली प्रो, यानी इट वाज शोइंग द गल्फ वॉर एज समथिंग ब्यूटीफुल, कि यू नो वी आर गोइंग इन एज यू नो फ्रीडम फाइटर्स, सेवियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, वही जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसी के साथ हम जा रहे हैं, हम लिबरेट करने जा रहे हैं वगैरह। तो उनको था कि देखो, और वो भी पाकिस्तान के अंदर, कि वो पाकिस्तान में ना लोकल सेंटिमेंट को विन ओवर करना था। तो उन्होंने क्या किया कि इससे पहले इराक वॉर अभी इनिशिएट हो कुछ हो, पहले ही जरा ना ग्राउंड वर्क कर दो, इनको इतना CNN दिखाओ, एटलीस्ट इनकी अशराफिया को इतना CNN दिखाओ, इतना BBC दिखाओ कि उनको पता चले कि यार ये नैरेटिव है। बिकॉज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मीडिया इलीट होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, और अगर आप इसको फैक्ट चेक भी करना चाहें, यू विल फाइंड के 90% और 95% of world media is being run by maybe 5 organizations, not more than that। 5 दुनिया के इदारे हैं जो 90 से 95% जो है ना ओन करते हैं। भाई मेरा अगर बिजनेस है, मैं like 1/4 मीडिया ओन करता हूं, तो सारे चैनल मेरे हैं, आई विल पुट माई नैरेटिव कि वो जाए। तो CNN हो, BBC हो, स्काई न्यूज़ हो, एक ही नैरेटिव है जो वो पुश करते जा रहे हैं, और इस तरह से वो लोगों के थॉट्स एंड माइंड्स को जो ना मैनिपुलेट करते हैं, और उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी एक फिजा क्रिएट की जाए। सो इससे भी आपको पता चलता है एक फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल ऑफ हाउ मीडिया कैन अफेक्ट योर थॉट्स। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि इतना क्लियर है कि मीडिया जिस इंस्टीट्यूट को हिट कर रहा है वो फैमिली है, लेकिन ये हमें क्यों नहीं नजर आ रहा। आप देखें हर अटैक आ जाके फैमिली लाइफ पे, डिवोर्सेस के हवाले से, फेमिनिज्म की मूवमेंट देख लें जो 5th वेव फेमिनिज्म है,
वो भी फैमिली, इवन होमोसेक्सुअलिटी भी, होमोसेक्सुअलिटी फैमिली, फिर जेंडर प्रोनाउंस, वो भी बच्चों की तबाही है कि नहीं मैं 4 साल के बच्चे से पूछूंगा अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है मेरा बेटा गर्ल के शूज़ में, इसका मतलब आई शुड आस्क हिम कि बेटा व्हाट डू यू फील इनसाइड। ये सब फैमिली की तबाही है, और फैमिली तबाह हो गई तो आपको पता है कि फिर कल्चर तबाह होता है। कल्चर तबाह का कहना था ना कि कल्चर इज ट्रांसफर्ड थ्रू फैमिली। जब आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाता है तो फिर आपके पास आपके कल्चर ख़त्म हो जाता है। तो व्हेन देयर इज़ नो कल्चर देन ऑब्वियसली एक और कल्चर हमारे ऊपर इम्पोज किया जाएगा। एक बात ज़्यादा भी मीडिया वाले अक्सर कहते हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं ना रज़ाई बहन ये, वो आगे से कहते हैं कि यार ये इश्यूज एग्जिस्ट कर तो रहे हैं, हमने उस पर ड्रामा बना दिया, आपको क्या तकलीफ है। मिसाल के तौर पे ये इशू है कि किसी को नहीं पता लगा और रज़ाई बहन भाई थे, शादी हो गई, अब हम दिखा रहे हैं हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, तो इसका क्या जवाब? वो तो कहते हैं हम तो इश्यूज दिखा रहे हैं। यार बात की इसका पहले मैं जो है ना जुगत वाला जवाब दे दूं, फिर वो जवाब दे। देखिए इशू तो ये भी है कि हम रोज बाथरूम जाते हैं, आप वो दिखाते हैं टीवी पे बैठ के, वो तो एक रियल इशू है, हर रोज बंदा वॉशरूम जाता है, तो क्या आप सारा गंद उठा के मीडिया पे दिखाना शुरू कर देते हैं कि यार ये भी गंद हो रहा है, ये भी गंद हो रहा है। बात ये जो चीजें, कुछ चीजें होती है, एक तरीकाकार होता है, एटिकेट होता है, एंड यू हैव टू सी किस एंगल में आप चीज को दिखा रहे हो। आप वाकई में प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से दिखा रहे हो या आप सेंसेशनलिस्ट करके दिखा रहे हो। सो व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो पहले भी ड्रामे बनते रहे, ये नहीं कि पहले 1980s में भी ड्रामे बने, उन्होंने जब भी कोई मसला था उसको प्रॉपर तरीके से डील किया है। बानो कुत्सिया को आप उठा के देख लें, अशफाक अहमद को आप देख लें, लुक एट द कंटेंट ऑफ इट, राइट? अभी तो जंक है, इट्स प्योर सेंसेशनलिस्ट जंक दैट दे आर क्रिएटिंग राइट नाउ। सो अब सीरियस आंसर की तरफ इधर जाते हैं। नहीं, सीरियस आंसर जैसे आपने जो ये रज़ाई बहन भाइयों वाली जो मिसाल दी, क्या परसेंटेज होगी हमारी सोसाइटी में इसके होने की? 1%, 1 से भी ज्यादा, चलो 2-3-5% का कॉन्सेप्ट ही बहुत कम है, अरबों में बहुत ज्यादा है। अरब अपने मसलों में ये मसला बनाए तो समझ भी आती है। पाकिस्तानियों के अंदर रज़ात का कॉन्सेप्ट ही नहीं, उनको पता ही नहीं रज़ात का। और इस ऐसे कॉन्सेप्ट्स को फिर मीडिया पे लाके आप मैग्नीफाई कर देते हो, आप ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देते हो। हो सकता है हमारे यहाँ ये मसला जो है ये नेग्लिजिबल हो, मगर आपने मीडिया पे लाके उसको इतना बड़ा वो कर दिया। असल में ना रज़ाई बहन भाई के जो वल्लाहु आलम, देखें हम तो यही देखते हैं कि रज़ाई बहन भाई जो हैं, एक उनमें एक बहन भाइयों का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक मुक़द्दस रिश्ते के अंदर वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको एक बहन भाई जैसा रिश्ता भी वायलेट करना पड़ सकता है, एंड दैट कैन बी परफेक्टली फाइन गिवन इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ऑब्वियसली पाकिस्तानी माशरे के अंदर तो ये किया जा सकता है, लेकिन इसके हवाले से जो शरीयत का स्टांस है, अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये मसला हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जो थे रज़ाई बहन भाई थे, क्योंकि वहाँ पे तो रज़ात का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था। दाइयाँ होती थी, वो दूध पिलाती थी कई औरतों को। आपको पता है हलीमा सादिया जो थी, उन्होंने भी कई बच्चों को दूध पिलाया हुआ। अल्लाह के रसूल के कितने बहन भाई थे, तो अरबों के यहाँ ये तो कॉमन मसला था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक मियाँ बीवी की शादी हुई, मतलब मेल फीमेल की शादी, उनके बच्चे तक हो गए आगे। एक औरत ने एक दिन उनसे मिली तो दोनों को देखा, तो उन्होंने कहा तुम दोनों को तो मैंने दूध पिलाया हुआ है। अच्छा, उनके बच्चे तक हो गए, ये भी नहीं है कि बच्चे नहीं भी नहीं शादी हुई है, वो बच्चे तक हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके केस गया कि एक औरत कह रही है, सिर्फ बुढ़िया औरत कह रही है कि हमारे बच्चे भी हो गए हैं, और वो इस पर क्या हम उसकी शहादत पे बिलीव कर सकते हैं? आपने कहा तुम कैसे अपने साथ रह सकते हो जब तुम्हें एक औरत ने कह दिया कि तुम लोगों को मैंने दूध पिलाया हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अलहदगी करवा दी थी, बच्चे भी थे, आपने अलहदगी करवा, यानी आपने वहाँ पे ये नहीं किया कि इसको नॉर्मलाइज किया, आपने उतने ही स्ट्रिक्ट। वो कहेंगी हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, देखा जो तसव्वुर ही नहीं है, औरत ने कह दिया, ख़त्म हो गई। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि औरत के मसलों के अंदर औरत की शहादत एक भी काफ़ी हो जाती है कुछ मसाइल में। अब वो जहाँ तक बहरोज़ सब्ज़वारी की आपने बात, जी बिल्कुल, भी मैं चाह रहा था उसको हाईलाइट करूँ। अब वो बिल्कुल इसी तरह से, अभी मैं एक टीचर हूँ, मैं 2 स्टूडेंट्स को डांटता हूँ कि आपस में बातें ना करो, क्लास का एक डेकोरम है। अब वो उठ के एक ड्रामा बना दें कि ये मोहम्मद अली साहब एक ड्रैकोनियन आदमी है और ये जो है ना ये हमारे राइट्स ज़मन कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, बात नहीं करने दे रहा। देखें, एक ख़ानदान में कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ एटिकेट। सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि देवर और जो भाभी का रिश्ता है आपस में, वो कितना फ्रेजाइल और कितना सेंसिटिव रिश्ता है, वो सारी चीज़ आप ऐसे दिखाते हैं जैसे ये बंदा एक डिक्टेटर है और ये बंदा जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ और गंदी शक कर रहा है, गंदी नज़र से देख रहा है, इसकी नीयत क्या आपकी सोच गंदी है, आपकी सोच गंदी है। तो ये इट्स रिडिकुलस, मतलब ये स्क्रिप्ट पता नहीं 14 साल। आप मुझे बताएं ज़िया भाई, ऐसा केसेस आपके सामने नहीं आए कितनी दफ़ा के जो है वो देवर भाभियों को कितना एक्सप्लॉइट करते हैं? जी बिल्कुल, ऑन द कॉन्ट्ररी एज वेल के रिलेशनशिप्स हैं। मेरे सामने, यानी मतलब मुझे पर्सनल प्रोफाइल में एक खातून ने मैसेज किया कि उसके अपने यानी
पता नहीं उसके साथ मसला था या किसी और का था, उसने तो बताया कि अगर ऐसा हो मसला कि खातून की अपने जो देवर के साथ रिलेशनशिप हो और उससे बच्चे हों, तो और वो तौबा करना चाहती है, व्हाट इज़ द वे आउट। और इसी तरीके से मेरे सामने 2-3 केसेस ऐसे आए जिसके अंदर जो है ना वो खातून ये कह रही है कि मेरा जो देवर है वो मुझसे, यानी वो मुझे वो हरास करता है और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, मतलब मेरे पास क्या, व्हाट इज़ द वे आउट। ना मैं अपने हस्बैंड को कह सकती हूँ, ना फैमिली में कह सकती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा मसला ये है। क्या ये मसला रियलिटी में नहीं है, एग्जिस्ट करता है ये मसला, अल्लाह माफ़ करे। तो इसको मैं समझता हूँ ऐसे हालात के ऊपर एक घर के बड़े को इतना सेंसिटिव होना, इट मेक्स सेंस। ये तो औरत की प्रोटेक्शन के लिए मेरे ख्याल ज़रूरी है। रज़ाई बहन भाई वाला बात कर रहे हैं, ये मसला रेयर है, ठीक है ना, ये मसला रेयर है। लेकिन जो रिलेशनशिप कायम हो जाता है बिटवीन देवर भाभी, ठीक है, हमारे पास तो केसेस आते हैं, हमें बस डील करना पड़ता है। और इसीलिए आप सल्लम की हदीस में कि इज डेथ फॉर यू, क्योंकि वो किसी को डिटेक्ट नहीं होता। देखिए किसी के घर कोई गाड़ी आती है, बाहर से कोई बंदा आया, गैर बंदा है, तो पूरे नेबरहुड को पता होता है भाई ये गाड़ी सुबह क्या कर रही थी जब उसका शौहर कहाँ पे गया था। देवर तो वहीं रह रहा है, वो तो कभी किसी के मतलब हमें गुमान में भी नहीं आता कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। और मेरे पास एक इतनी बड़ी हॉरर स्टोरी थी, मैं आपको बता नहीं सकता। वो हुआ ये कि खातून जो थी उनके यानी हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उनके 4-5 बच्चे हैं। और एक दिन उनके हस्बैंड का कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो वो गए, उनका जो भी उनका होना था सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ, तो उसमें जो भी टेस्ट करते हैं वगैरह, तो उसमें उन्होंने जो है ना उनको बताया कि सर आपको हमने थोड़ी सी बैड न्यूज़ देनी है। उनको क्या हो गया? उन्होंने कहा कि आपकी औलाद नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे तो माशाल्लाह 4-5 बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आपके तो हो ही नहीं सकते, यू आर इम्पोर्टेंट, आपका तो वो है ही नहीं, वो तो आपके तो जो स्पर्म सेल्स आर डेड और समथिंग लाइक दिस, स्पर्म काउंट का। तो उसने कहा कि जी मेरे तो लेकिन 4-5 बच्चे हैं। तो उन्होंने जब उसके बाद DNA टेस्ट वगैरह करवाया, सब कुछ किया, तो वो पता चला वो उसके बच्चे ही नहीं थे, वो एक्चुअली उसके भाई के बच्चे थे। सो इस किस्म की हॉरर स्टोरीज हमारे माशरे में आ जाती हैं और हम तक पहुंचती हैं। फिर अब सेंसिटिव होना, हम कहना ये चाह रहे हैं कि उस वक्त वो घर के फैमिली के बड़े को इस मसले पर सेंसिटिव होना जस्टिफाइड, लेकिन ये डाउन प्ले करते हैं। ये जो स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं ना लोग, ये ईगो सेंट्रिक लोग हैं। ये कहते हैं कि जस्ट बिकॉज हमारे पे चीज अप्लाई नहीं हो रही ना, सारी सोसाइटी पे नहीं हो रही है। बिल्कुल इसी तरह है कि मैं पुलिस वालों को कहूँ जी कि मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा क्योंकि मैंने आज तक एक्सीडेंट नहीं किया, ना मेरा एक्सीडेंट होगा, तो वो मुझे क्या कहेंगे कि भाई आप पब्लिक वेलफेयर को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने लगे हैं, आपको देख के बाकी भी नहीं पहनेंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर दो। अगर आप पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो इससे ये बरी है, क्योंकि पैसे कमाने, ये सारी गेम पैसे की। सारा इसमें एक चीज मुझे जहन में आ रही थी, वो ये कि देखें अभी कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, लेट्स सपोज के मीडिया जो है वो किसी कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने डाउन प्ले करना चाह रहा है, या वो ये चाह रहा है कि आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में ईजी हो जाएं, या आप उसको सीरियस ना लें, आप उसको लाइट लें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट बेयर विद मी फॉर सेकंड। हम सारे माशाल्लाह दीनदार लोग हैं ना, ठीक है। अच्छा इमेजिन करें हम एक फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। फिल्म में हमें दिखाया जाता है, एक पूरी स्टोरी प्ले की जाती है जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की हैं, उनके बीच में सच्चा प्यार है, ठीक है। और वो जो है वो प्यार और मोहब्बत के अंदर बड़े मतलब माशाल्लाह एक दूसरे के बारे में सही इंटरेस्टेड है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन वो जब अपने अम्मी अबू से बात करते हैं तो माँ बाप जो है वो नहीं मान रहे, क्योंकि उनका कोई भी मसला हो सकता है कि जी बैकग्राउंड उनका नहीं है, या कंपैटिबिलिटी इशूज़ हैं, जो भी है। तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मूवी जो है वो माँ बाप को विलन दिखा रही है, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उनके बीच में क्या केमिस्ट्री चल रही है। एंड द होल मूवी इज बेसिकली सीन थ्रू द आइज ऑफ दिस कपल, नॉट फ्रॉम द आइज ऑफ द फादर और द मदर और द अदर गाइज फादर मदर और एनीबडी फ्रॉम द सोसाइटी। उनके सच्चे प्यार के उस पर चल रही है। अच्छा अब हो ये रहा है कि लड़का जो है कहता है देखो भाई बात ये कि हमारा प्यार तो सच्चा है, मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा, मैं जो हूं ना हमारा प्यार जीतेगा और उसको कामयाबी मिलेगी। मैं तुम्हें आज रात को 2 बजे तुम्हारे घर के बाहर आऊंगा और परवीन मेरा ख्याल करना, ठीक है। और वो कहती है जावेद तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। और फिर क्या होता है कि वो कहता है कि मैं मोटरसाइकिल पे आऊँगा तो तुम अपनी बैल्कनी से नीचे जो है ना उतरने की कोशिश ना करना, गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी, तो मेन डोर से आना और मैं तुम्हें भगा के ले जाऊँगा। हम इस जालिम समाज को छोड़ के दूर निकल जाएंगे और कहीं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। वो कहती है जावेद मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ हो, आखिर प्यार किया तो डरना गया, ठीक है। अब हुआ ये कि अब्बा जान ने रात को मेन डोर लॉक किया हुआ है, मेन डोर की चाबी उनके तकिए के नीचे है। अब सस्पेंस, रात के 2 बजे जावेद जो है वो मोटरसाइकिल लेके जो है ना मून लिट नाइट में वो आता है और वो आके खड़ा होता है और वो इंतज़ार कर रहा है और एक इमोशनल सा साउंड ट्रैक चल रहा है। वो वेट कर रहा है कि उसकी महबूबा जो है वो बाहर आए और वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सके, इस खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। उतनी देर में परवीन जो है वो दबे पाँव जो है ना अपने अब्बा जान के कमरे में दाखिल होती है। वो जो है चुपके से अब्बा जान के तकिए के नीचे हाथ डालती है
और सहमी सहमी डरी डरी वो उस चाबियों के गुच्छे को बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब्बा जान एकदम से खराटा लेके टर्न करते हैं, वो एकदम से अपने हाथ को पीछे खींच लेती है कि शायद कुछ हो ना जाए, और उसके बाद वो दोबारा से जो है ना अपना हाथ आगे बढ़ाती है, हिम्मत करती है, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी मौत का मामला है। अब वो चाबियों को दोबारा अपने हाथ में लेती है और पकड़ने की कोशिश करती है। रुक जाएं, अभी आप किसकी साइड पे? यार मेरे ज़हन में तो पूरी फिल्म चल रही है, पूरी फिल्म चल रही है। तो इस वक्त अगर आप ये कह रहे हो ना कि यार मैं ये सोच रहा था कि लड़की जो है ना चाबियां ले और निकले यहाँ से, सारे दुआएं करेंगे परवीन की फतह हो, परवीन की फतह की दुआ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है यू हैव बीन ब्रेन वॉश्ड। व्हाई? बिकॉज अगर आप एक मुसलमान हैं, अगर आपका ताल्लुक इस्लाम के साथ है, आप कहें भाई अब्बा जान उठो, होश करो यार, बाहर क्या हो रहा है, तुम्हारी बेटी को कोई लेके भाग रहा है, तुम ये यहाँ बैठे सो रहे हो तुम। तो द पॉइंट इज कि हम में से कोई भी बड़े बड़े दीनदार दाढ़ियों वाले माशाल्लाह, और वो लोग भी कह रहे होंगे कि इस वक्त जो है ना परवीन अपनी जिंदगी जी ले, अयाशी कर, ठीक है। तो असल बात यह है कि द मीडिया हैज ह्यूज पावर टू मैनिपुलेट, एंड मैं आपको बताऊं, गिव मी द मोस्ट इवल कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड। मेरा ताल्लुक रहा है थिएटर के साथ, काफी अरसा लगाया उसके साथ। I can tell you how to make the most evil concept with media look beautiful. सुभानअल्लाह, सही कह रहे हैं। Any concept, आप घटिया से घटिया concept लेके आओ ना दुनिया का, आप with the right soundtrack, with the right camera angles, with the right lighting, with the right backstory, you can make the most worst concept look like beautiful. तो ये मीडिया क्या करता है? It's got huge power, and this is why people are getting brainwashed. वो अपने कुरान और सुन्नत को छोड़ देंगे, अल्लाह ताला की आयात को छोड़ देंगे, नबी की अहादीस को छोड़ देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन वो जो स्टोरी सुनाई है ना, इतनी वो कहानियां लपेट लपेट उसको मान लेंगे कि ये सही है। यानी हिदायत अल्लाह की तरफ से सिर्फ, सुभान अल्लाह। कंक्लूजन ये है कि गाइडेंस सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, इंसान के तो इख्तियार में कुछ भी नहीं। यू कैन इजीली बी परसुएडेड इन अ ब्रिंक ऑफ मोमेंट। बिल्कुल, आप देखें हम लोग बचपन में हम सारे ना, यानी छोटे बच्चों को हम कहानियां सुनाते हैं, ठीक है, कहानी सुनाते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग मैनिपुलेशन भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे दो, फिर माँ को कहानी कि बेटा ये अच्छा नहीं होता, असल में ना एक वो बहुत बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने ये किया, वो कहानी सुना के उसको इससे नफरत करवा देती है। तो पीपल डू दैट ऑल द टाइम, दे यूज मीडिया, दे यूज स्टोरी टेलिंग टू मैनिपुलेट and to put their own narrative. Now if this storytelling is done in a positive way, to teach positive values, to teach good things, to connect people to the Quran and Sunnah, alhamdulillah, अच्छी बात है। देखो हमें भी बचपन में बड़ी स्टोरियां सुनाई हैं। फॉर एग्जांपल यू नो, बड़ी वो जो कव्वे की स्टोरी हम सुनते थे, या फलाने खरगोश और यू नो क्या कहते हैं जो हेयर एंड द टॉर्टस की स्टोरी सुनते थे। देयर आर स्टोरीज विद मॉरल लेसन्स व्हिच आर देयर फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल, राइट। बहुत सारी स्टोरीज अच्छी होती हैं, लेकिन फिर आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। जब हमने ये पढ़ा कि जी एक स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी थी कि जो है ना कव्वा ग्रीडी हो गया या बंदर ग्रीडी हो गया, उसने अंदर हाथ डाल दिया उसकी बोतल के अंदर और जो है ना उसका हाथ फंस गया एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो कि मॉरल लेसन के साथ आती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो कहानी आ गई कि जी अब्बा जान के ऊपर जो है ना वो बेटा चढ़ दौड़ रहा है कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, इसके पीछे क्या मॉरल लेसन आप दे रहे हैं? बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग, यू आर कम्युनिकेटिंग सर्टन लेसन्स। तो ये जो लेसन्स कम्युनिकेट हो रहे हैं, वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि असल में आप आवाम को क्या सिखाना चाह रहे हो। फिर जब माशरा बर्बाद होता है, फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं देखो हाय अल्लाह ये क्या हो गया। एक तो आप फाशी को प्रमोट करते हो, आप हर तरह की चीज़ दिखाते हो, फिर माशरे में जब करप्शन क्रिएट होती है फिर आप कहते हो ओहो बड़ा अफसोस हुआ, लेट्स स्टार्ट अ न्यू हैशटैग। दिस इज द प्रॉब्लम वी हैविंग इन सोसाइटी। ज़िया भाई जो है ना, इसके पीछे मैंने एक आज गौर कर रहा था कुछ चीज़ों पे और कुछ थोड़ा सा पढ़ा भी मैंने, तो इस पे ख़ास तौर पे जो फेसबुक की स्ट्रेटजी है ना, हाउ डू दे एक्चुअली क्रिएट एन ओपिनियन एंड किस चीज़ को प्रोपेगेट किस तरह करते हैं। हम शायद सोच नहीं रहे कि जितनी शायद वल्लाहु आलम हमारे जहन में नहीं है, हमें पता नहीं है कि किस तरीके से यानी इस इंडस्ट्री पे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है। देयर आर पीपल एक्चुअली हु आर पेड एंड दे आर कॉल्ड अटेंशन इंजीनियर्स, जिनका बेसिकली काम ही ये है कि क्रिएट यानी एक ऐसा कंटेंट बनाए, क्योंकि दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको इंसान इतने आराम से यानी वो डाइजेस्ट कर जाता है फ़न में, एक फ़नी और एक एंटरटेनमेंट। यानी एंटरटेनमेंट या फ़नी चीज़ जो होती है वो आप जल्दी उसको आप इतने ज़्यादा ना वो नहीं करते, आप उसके ख़िलाफ़ इतने अपने ना डिफेंसेस नहीं खड़े करते। और इसी तरीके से ख़ास तौर पे उसका टाइम भी आपको भी पता है कि इवनिंग का जो टाइम होता है, ख़ास तौर पे जब बंदा थका हुआ आता है उस टाइम बंदा इतना डिफेंसिव नहीं होता, ही कैन कंज्यूम पैसिव कंज्यूमर होता है उस टाइम। मैं ये देख रहा था कि अटेंशन इंजीनियर्स जो है ना वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना ब्यूटीफाई करते हैं चीज़ों को, एंड दी और जितना भी ये सोशल मीडिया की वॉर है आपस में, इवन इनका आपस में कंपटीशन है, इट्स अ कंपटीशन टू गेन आवर अटेंशन एक कंज्यूमर की। और उसमें आप देखें कि फेसबुक, यूट्यूब और ये सब दे आर टेकिंग द मैक्सिमम टाइम ऑफ आवरसेल्व्स। और मैं हैरान हुआ एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन आई थॉट अबाउट इट कि अटेंशन इटसेल्फ, यानी जब आप किसी की अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं ना, यू आर एट योर यू नो, ये आप उस लेवल पे होते हैं कि आप उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुरान मजीद के अंदर आप देखें
कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अल-फ़वाइद किताब का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर यही डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कुरान मजीद किसके लिए नसीहत है? वो कहते हैं इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन। कुरान मजीद नसीहत है उस शख्स के लिए जिसके पास दिल है, ज़िंदा दिल है। औ अल्क़ा अस्समअ व हुवा शहीद, या वो शख्स जो सुनता है गौर से, वह हुआ शहीद एंड ही इज़ प्रेजेंट, उसका माइंड और उसका दिल जो है वो प्रेजेंट है उस चीज़ पे। यानी कुरान मजीद तब तक आपको नसीहत नहीं कर सकता। हालांकि कुरान मजीद जैसी इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल और इम्पैक्टफुल चीज़ क्या हो सकती है? अल्लाह ताला कहते हैं कि इसके ज़रिए आप जो है ना पहाड़ों को चला सकते हैं, ठीक है ना। सुयरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौत, आप इसे मुर्दों से बात की जा सकती है, पहाड़ चला सकते हो, ज़मीन फट सकती है इसके इन्फ्लुएंस से। इतनी पावरफुल ये अल्लाह का कलाम है, ये यानी अल्लाह की सिफ़त है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन उसको भी आपके दिल में इफेक्ट जब होता है, औ अल्क़ा अस्समअ व हुवा शहीद, जब आप प्रेजेंट हो। इसीलिए आप देखें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिअू, इस्तिमा, गौर व फ़िक्र। नमाज भी आपको तब अफेक्ट करती है जब उसमें खुशू हो, और खुशू क्या है? आपका फोकस है। और जुमे के वक्त, जुमे के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा अगर किसी भाई को ये भी कह दे कि चुप कर दो, फ़क़द लगव, तो उसने लगव बात की है। यानी इतनी अटेंशन आपकी होनी चाहिए कि आपने बात भी नहीं करनी, किसी को रोकना भी नहीं है। मैंने ये देखा कि आपकी जो अटेंशन है, यानी वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सी कि सोशल मीडिया इज़ एंटरटेनमेंट और खूबसूरती, और ये यानी जो जिसे कहते हैं ना बार बार वीडियोज़ और कॉन्स्टेंटली आपको जो है ना अटेंशन ग्रैब करने के लिए द वे दे आर पुशिंग फोर्थ, इसीलिए वो आपके अंदर इंस्टिगेट कर रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं, आपके माइंड्स की जो है ना वो आपकी माइंड को जो है ना वो कंडीशनिंग इस तरीके से कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन इज़ द, और शैतान यही करता है, डिस्ट्रैक्शन लेके आता है, डिस्ट्रैक्शन से ही हमें दीन से दूर करता है। तो मैं समझता हूँ कि द बिगेस्ट वे to protect yourself from actually the media being यानी media manipulating you, उसका सबसे बड़ी बात है you need to create distractions from media itself। media जो है वो distraction है हमारे लिए currently ना। हदीस भी मेरे ज़हन में आ गई क्योंकि कल्ब की बात हो रही है, और कल्ब को प्रोटेक्ट करना ये बहुत, जैसे वो एक एक्टिविटी भी हम कराते हैं ना कि वो एग्स वाली एक्टिविटी है कि एग को प्रोटेक्ट करना है अपने किसी तरह, लीडरशिप ट्रेनिंग में। दैट एग इज़ बेसिकली योर ईमान, योर कल्ब। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सही मुस्लिम की हदीस है, तो रज़ल फितनु अलल क़ुलूबी कल हसीरी ऊदन ऊदा, कि फितने लोगों पर पे दर पे इस तरह प्रेजेंट किए जाएंगे लाइक अ रीड मैट वोवन स्टिक बाय स्टिक, एंड हुएवर इज अफ्लिक्टेड बाय दिस फितना अ ब्लैक मार्क विल बी पुट ऑन देयर हार्ट, एंड हुएवर रिजेक्ट्स देम, तो फिर वो मतलब ऐसे लोग होंगे जिन पे अल्लाह खास फजल होगा। लेकिन एंड वाले जो अल्फाज हैं कि ये जो हार्ट जो अफ्लिक्ट हो जाएगा ना इस फितने से, वो ना अच्छाई को पहचान सकेगा, ना वो बुराई को बुराई समझेगा, इल्ला मा उशरबू मिन हवा, सिवाय उसके जो उसकी डिज़ायर कहती है। और आज हमारी यूथ का यही हाल है। उनको सोचना चाहिए इसमें कि तुम इस हद तक ब्रेन वॉश हो गए, वो बार बार दिया जा रहा है, कल्ब ब्लैक मार्क्स कितने हमारे पुट हो चुके हैं कंटेंट देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या हुक्म दिया? यानी नबी जैसी ज़ात जो इतनी फोकस्ड, इतनी डिसिप्लिन्ड, इतनी यानी अपने मिशन और मकसद के लिए यानी सिंसेर, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम। अल्लाह कहते हैं कि जो ये कुफार है इनकी जो तुम लग्जरीज ऑफ लाइफ देखते हो उनकी तरफ नज़र भी ना देखो, क्योंकि नज़र देखोगे ना आप एकदम आपके दिल में आएगा ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात। देखें ये सबसे, मैं समझता हूँ कि देखें सबसे बड़ी ये जो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे LGBTQ और ये जो शहवात और ये डिज़ायर्स, ये पहले ही इंसान की कमज़ोरी है। यानी इसके लिए तो हज़रत यूसुफ जैसे जो यानी नबी को अल्लाह कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने तुझे ना बनाया होता ना, तो यानी अल्लाह की तरफ से बुरहान ना होती, तो यूसुफ जैसा नबी जो था ना वो भी यानी अपने आप को नहीं बचा सकते थे अल्लाह की रहमत के बगैर। तो कहने का मतलब है कि हम जैसे बंदे, हाउ कैन वी जस्ट एज्यूम कि इतनी अट्रैक्टिव चीज़ जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा, इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, आप कैसे उसको अपने आप को, और आप इतना टाइम उसको दे रहे हो, एंड इट्स जस्ट प्लेइंग विद यू, और आपके पास यू डोंट हैव दैट यानी एबिलिटी टू एक्चुअली विद योर। मैं समझता हूँ अब आप मुझे खुद बताएं मोबाइल फ़ोन से हम किस तरीके से निकल सकते हैं। आई मीन मैंने बहुत कोशिश की है डिटॉक्स करने के लिए, डिजिटल डिटॉक्स के लिए बहुत कोशिश की है, नहीं होता, यानी काम ही नहीं होता, मेरा काम रुक जाता है, मुझे उसके लिए इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, मेरे अंदर वो उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको जाके उसको अचीव कर सकूँ। और जैसे ही मेरे हाथ में मोबाइल आता है, नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन इज़ द बिगेस्ट। वो देखें ना, आपको एक नोटिफिकेशन ने आपके माइंड का एक जो है ना आपका एक सेगमेंट ले लिया आपके टाइम का, मतलब अल्टीमेटली आपको एक मैसेज आया ना, अब आपके जहन में ये बात है कि इस मैसेज में क्या हो सकता है,
वो जो आपका थिंकिंग का टाइम है आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रेगमेंटेड जो है ना आपकी अटेंशन होगी इस टाइम। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फ्रेगमेंटेड जो इस टाइम आपकी है ना अटेंशन, इसका बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको यानी आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप फोकस नहीं कर सकते, किसी भी काम में आपकी क्वालिटी भी नहीं होती, हम थक जाते हैं। होता ये है कि आप कहीं पे काम कर रहे होते हैं, एकदम से टिंग होती है, आप एकदम से अटेंशन चली जाती है, ऑब्वियसली उसके अंदर अपने प्रॉब्लम्स है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि अभी हम लोग जरा इसके ना सोल्यूशन की तरफ भी जाएं कि ना व्हाट कैन वी टेल पीपल, जो ऑब्वियसली बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि जी भाई अब ठीक है, आपने मीडिया का बता तो दिया कि मीडिया मैनिपुलेटिव है, मीडिया हमें बहुत नेगेटिवली असरअंदाज भी हो सकता है, लेकिन क्या मीडिया के कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, इस पे बात करते हैं। और सेकेंडली ये कि आर देयर एनी अल्टरनेटिव्स दैट वी कैन गिव टू आवर यंगस्टर्स कि वो किस तरह से अपने आप को फॉल्स कंटेंट से बचाएं और गुड क्वालिटी कंटेंट की तरफ जाएं। जब सबसे पहली बात तो ये रियलाइज़ करना कि अगर हम ऐसे मीडिया को कंज्यूम करते हैं ना, तो वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि ये चीज़ें मार्केट में हैं ही इसलिए बिकॉज इसके कस्टमर्स भी हैं। सही। अगर हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो शायद वो इस तरह की चीज़ें बनाने से डिटर भी होंगे। जैसे अली भाई ने कहा ना, पैसों का सारा मामला है, पैसे तभी आएंगे जब कस्टमर भी होगा इस चीज़ का। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी वो अटेंशन चाहते हैं, जैसे मुगीरा भाई ने कहा ना, अटेंशन एंड टाइम, और इंसानों की वीकनेस ये है कि जैसे जैसे कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को छेड़ा जाए तो हमारी अटेंशन भी ज़्यादा उसके अंदर होती है, हम टाइम भी उसको ज़्यादा देते हैं। फिर ये अटेंशन इकोनॉमी का तरीका ये है कि उसको भी रीपैकेज कर देते हैं एडवर्टीजमेंट्स के साथ, और एडवर्टीजमेंट्स में वो पैसे कमाते हैं। हम समझते हैं कि यार हम चीज़ को फ्री ले रहे हैं, ये फ्री है सब कुछ, फेसबुक फ्री है, नहीं, मगर हम अपना टाइम और अपनी अटेंशन दे रहे हैं उनको, और वो फिर हमारे अगेंस्ट यूज़ की जा रही है। दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि अच्छा अब हम भी सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, और ये हमारा अटेंशन ग्रैब करती हैं, तो क्या सोल्यूशन है हमारे पास, हमें करना क्या चाहिए? तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेथडोलॉजीज़ हैं जो अडॉप्ट की जा सकती हैं, फ्रॉम दे बीइंग यू नो एक्सट्रीम कोल्ड टर्की टाइप अप्रोचेज़ टू समथिंग बिटवीन इन द मिडल। क्योंकि देखें, आई थिंक ये अब सजेस्ट करना लोगों को कि यार आप सोशल मीडिया अपने अकाउंट्स डिलीट कर दो, व्हाट्सएप यूज़ करना ख़त्म कर दो, नोकिया 3310 टाइप फ़ोन पे आ जाओ, बटन वाले फ़ोन के ऊपर, वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की बड़ी जायज़ जो उनकी जो ज़रूरियात हैं अपनी जॉब के साथ, फॉर एग्जांपल अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स के साथ, वो इसेंशियल्स हैं उनके लिए। तो इसके अंदर एक जो मैं चीज़ पढ़ रहा था कि एक जो सोल्यूशन जो मैं समझता हूँ काफ़ी बैलेंस्ड है, वो ये था, थ्री स्टेजेस के अंदर उन्होंने ना इसको डिफ़ाइन किया हुआ था, डिजिटल मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट है। और 3 स्टेजेस वो ये हैं कि सबसे पहले आप रियलाइज़ करें कि जो क्लटर है ना, क्लटर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लटर ऑफ एप्स ऑन योर फ़ोन, ये जो आप बम्बार्ड किए जा रहे हो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर हर जगह से, ये डेट्रीमेंटल है। ये फर्स्ट रियलाइजेशन जो है ना, वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या किया जाए कि जो आपकी ऑप्शनल सोशल मीडिया इंगेजमेंट्स हैं, ऑप्शनल से मुराद ये है कि जो ज़्यादा एंटरटेनमेंट बेस्ड हैं, जो इसेंशियल नहीं है आपकी जॉब के लिए या बीइंग इन टच विद योर फैमिली, उन सब को आप जो है ना ख़त्म कर दो फॉर अ 30-day पीरियड। ठीक है, एक 30-day पीरियड ऑफ डी क्लटर होना चाहिए। इस डी क्लटर के अंदर यू डोंट हैव टू डिलीट एवरीथिंग, जस्ट दोज ऑप्शनल यूजेजेस जो आपकी हैं वो आप डिलीट करो 30 days में, एंड सी हाउ यू फील once you have decluttered your mind as well. And research shows कि a lot of people feel कि we didn't really need those things that we left off in the first place, and they feel a sense of freedom. क्योंकि इसके अंदर ना we have to get our intentionality back. Intentionality से मेरी मुराद ये है कि हम intentionally यूज़ कर रहे हो इन चीज़ों को, बजाय पैसिव कंज्यूमर्स हो। और हम जब आप जब इंटेंशन अपनी लेके आते हो, यू आर इन कंट्रोल, देन यू आर मोर इन कंट्रोल। तो ये 30-day क्लटर डी क्लटर के बाद आप रीअसेस करो अपने आप को, एक रीसेट बटन आपने दबाया, एंड आफ्टर द 30 days आप उसमें से कुछ वो ऑप्शनल वाली बेशक अपनी वापस ले आओ जो आप समझते हो मुझे अब इनकी ज़रूरत है। तो ये एक प्रोसेस जो है ना, आई थिंक ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है, एंड समथिंग दैट्स प्रैग्मेटिक एज वेल। एंड जो मैं किताब एक पढ़ रहा था उसके अंदर उन्होंने ये बाकायदा 1900 to 2000 लोगों का एक ये पूरा स्टडी किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा लोग आफ्टर दैट 30-day पीरियड दे स्टॉप यूजिंग मैनी ऑफ द थिंग्स दैट दे वर हैबिचुअली यूजिंग। बिकॉज आई थिंक इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू कि आपके लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या हैं, और उनको अचीव करने के लिए आप चीज़ों को इस्तेमाल करें, ना कि वो जो फजूल का टाइम ज़ाया करना होता है और अपनी आप को इन चीज़ों में एंगेज रखना जो ना आपके दुनिया के फ़ायदे की हैं ना आखिरत की हैं, बट इट्स वन ऑफ दोज, यू नो, जब हम लोग
स्टीवन कवी की जो 4 क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं, सही है, जो ना अर्जेंट थी ना इंपॉर्टेंट थी, बट स्टिल इट टुक मोस्ट ऑफ योर डे. थिंग्स देयर आर नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल दे एंड अप टेकिंग अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, बिकॉज आप ऐसे ही बस रैंडमली स्क्रॉल किए जा रहे हैं, चीज़ें देखे जा रहे हैं. और मसला ये है कि जब आप इस तरह से रैंडमली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो जैसे भी मुगीरा भाई ने ये बात की ना कि वो कुछ लोग जो रिसीविंग मोड में चीज़ों को रिसेप्शन ले रहे होते हैं ना, तो जिस तरह एक बंदा ऑलरेडी मुतवज्जे हुआ है, ग्लास उसका ऐसे हुआ है, अब वो पोरिंग चल रही है और वो रिसीव किए जा रहा है. जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया ना कि खुशू होता है नमाज में, तो यानी फोकस करना पड़ता है, या किसी और चीज़ की तरफ हमें कुरान पढ़ते हैं तो फोकस करते हैं. जो बंदा सोशल मीडिया पे है वो फोकस कर रहा है, वो इसीलिए है कि मुझे कुछ एंटरटेनिंग चीज़ मिले, और जो चीज़ मिलती है वो फिर से कंज्यूम करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको अपने दिलो दिमाग पे हावी करता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों के बिहेवियर और फीलिंग्स में चेंज आता है. अच्छा ज़्यादा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, देखें किसी भी हैबिट की जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर आमतौर पर डिवाइड की जाती है. एक होता है क्यू होता है, एक होता है क्रेविंग होती है, एक रिस्पॉन्स होता है और एक रिवॉर्ड होता है. यानी एक साइकिल होता है कि एक बंदे को क्यू मिलता है और उसके बाद उसकी बेसिस पे क्रेविंग होती है, एडिक्टेड, वो चाहता है कि उसको हासिल करे, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और फिर उसे रिवॉर्ड मिलता है. आपने कोई भी चीज़ से अगर आपने छुटकारा हासिल करना हो तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आपको ये साइकिल अगर समझ आ जाए ना. सबसे पहली बात है क्यू की बात कर लें तो मेक इट अनऑब्वियस. यानी अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन से मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो कोशिश करें उसको अगर आपने रखना भी है उसे नज़रों से थोड़ा दूर रखें. वो आपकी बार बार नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए, आपको क्यूज़ नहीं मिलने चाहिए उससे. नंबर 2 ये है कि क्रेविंग मेक इट यानी डिसलाइकिंग. यानी आप अगर बहुत आईफोन जैसे बहुत अट्रैक्टिव फ़ोन्स रखेंगे ना, जिसके अंदर स्क्रीन बड़ी ज़बरदस्त है, आपके कलर्स बहुत अच्छे हैं, आप देखते हैं तो आपको मज़ा आता है किस्म का, ठीक है ना, एक इन्जॉयमेंट मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलती है, तो यू आर मेकिंग इट जॉयफुल. तो आप उसको जो है ना वो आपको स्टिल क्रेविंग आपकी बढ़ती है, तो मेक इट अनअट्रैक्टिव. एंड द थर्ड थिंग इज स्क्रीन तोड़ना. हाँ, इसकी स्क्रीन तोड़ना. यानी फोन मैंने कुछ लोगों को देखा है, यानी फोन ले लें, वो मिनिमलिस्ट फोन रखते हैं और वो इतने अट्रैक्टिव भी नहीं होते, और मतलब दे डोंट लाइक यूजिंग इट. मतलब आईफोन अगर बंदा देखता है तो बंदा कहता है यार ये वाकई आई नीड सम टाइम टू यूज दैट, ठीक है. अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ ये है, वो कहते हैं क्रेविंग मेक इट यानी उसको ना डिस्टेस्टफुल, यानी नापसंदीदा हो, यानी आपको रिस्पॉन्स यानी मेक इट डिफिकल्ट, सॉरी, आपका रिस्पॉन्स जो है ना मेक इट डिफिकल्ट. मिसाल के तौर पे अगर आपने फ़ोन पे आपने आप समझते हैं मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो मिसाल 2-3 पासवर्ड्स लगा दें. मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर आप पासवर्ड लगा दें. मैं समझता हूँ कि कोई बंदा व्हाट्सएप पे अगर पासवर्ड लगा देता है, जिसको पासवर्ड लगाना पड़ता है खोलने के लिए, बनिस्बत वो जो कि जिसका व्हाट्सएप फ्रंट स्क्रीन पे है खुल जाएगा, उसकी निस्बत वो कम यूज़ करता है. आई मीन दीज आर द वेज दैट दे एक्चुअली अडॉप्ट, कि जिसके अंदर आप एक ना हैबिचुअल साइकिल को तोड़ सकते हैं. तो वो उन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ें अगर आप मेक इट अनऑब्वियस, मेक इट यानी डिसलाइकिंग यानी इतना पसंदीदा ना हो ना, अनअट्रैक्टिव, और मेक इट हार्ड, ये 3 काम कर लेना तो बहुत हद तक, यानी जिसे बंदा कहता है ना कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक यू कैन कंट्रोल अ लॉट. अब ये देखें फ़ोन्स के अंदर इन्होंने ना फीचर्स भी दे दिए हैं, जैसे अब डू नॉट डिस्टर्ब का एक फीचर आईफोन के अंदर आया था. अगर आप वो ऑन करना शुरू कर दो रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो आपके सब जो हैं नोटिफिकेशंस वो बंद हो जाएंगी. एंड यू कैन इवन चूज़ के आपके फेवरेट्स में से आप अपनी वालदा को, या जो इमरजेंसी में आपको किसी ने आपको इमरजेंसी में कांटेक्ट करना है, उसका फ़ोन बच जाए, वो भी आप चूज़ कर सकते हो. तो इन्होंने स्मार्टफोन्स में ये चीज़ें डाली इसलिए हैं. और जब भी इन्होंने नोट किया है कि जैसे ही स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया है, वैसे वैसे मेंटल हेल्थ जो है बच्चों में, टीनेजर्स में, वो कितनी ख़राब हुई है. कोट आपके साथ शेयर करता हूँ. एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इन चीज़ों को स्टडी किया और वो कहते हैं कि यंग पीपल बॉर्न बिटवीन 1995 एंड 2012 अ ग्रुप they call iGen उनको दिया हुआ एक label, exhibited remarkable differences as compared to the millennials that preceded them. One of the biggest and most troubling changes was iGen's psychological health. अच्छा. हाँ, and वो कहते हैं कि rates of teen depression and suicide have skyrocketed. एंड ये बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे जैसे स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया, ये चीज़ें भी जो स्टेटिस्टिक्स है ना वो बढ़ रही हैं. एंड मैसिव इंक्रीज इन एंजाइटी डिसऑर्डर. इट इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन टू डिस्क्राइब iGen यानी 95 और 2012 वाला जो जनरेशन है एज बीइंग ऑन द ब्रिंक ऑफ द वर्स्ट मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन डेकेड्स. और वो इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन के साथ अटैच्ड रहना, बहुत ज़्यादा अपने ज़हन को सारा वक्त क्लटर्ड रखना, not being able to communicate face to face, facial expressions पढ़ना नहीं आता लोगों को, social awkwardness शुरू हो जाती है, empathize नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा issues होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा गया है. और जैसे एक दफ़ा हमारी गुफ्तगू भी हुई थी the importance of solitude के बारे में, to being able to spend time with your own mind is very very
इंपॉर्टेंट एंड थेरेप्यूटिक। बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी इन चीज़ों के बारे में। हमारा दीन में मुराकबे का पूरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, एंड उन्होंने दिखाया है वर्ल्ड लीडर्स ने उनकी हैबिट्स किस किस्म की थी, जिसमें वो फॉर एग्जांपल लॉन्ग वॉक्स पे जाते थे, जिसमें अपने जहन के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्मार्टफोन और ये इंटरनेट हमसे ले लेता है। सोल्यूशन ऐड कर दूं ज़रा भी, मेरे पास जितनी काउंसलिंग आती है, आई एम श्योर आपके पास भी, आपको दो बुनियादी चीज़ें बड़ी नज़र आएंगी। देखें, कोई भी हैबिट, जैसे मुगीरा ने कहा ना, वो उसके लिए विल पावर बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोड़ना ही नहीं चाहते, आप कभी नहीं छोड़ेंगे। अब मैंने नोट किया कि शैतान दो चीज़ों पे हमला करता है, क्योंकि वो हमारा एनिमी है। आपने एक नेशन को गिराना है, आप उसकी विल पावर तोड़ेंगे, दूसरा आप उसकी सारी सोर्सेज काटेंगे कि इनका इकॉनमी कहाँ से आ रही है, ये वो। अब हमारी सोर्स है अल्लाह, एक वो वहाँ से कट लगाता है, काटता है। दूसरा ये कि विल पावर ऐसे मरती है, वो स्टार्ट ही सेंटेंस ऐसे करते हैं, आई एम एन एडिक्ट। कैसे आप एडिक्ट हो? आपके पास क्या डाटा है आप एडिक्ट हो? जब आपने ये स्टार्ट ही ऐसे कर रहे हो ना, मैं एडिक्ट हूँ, इसका मतलब आप शिकस्त खाए हुए, यानी मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ, या मैं एंटरटेनमेंट एडिक्ट हूँ, या मैं शोपोहॉलिक हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं, इसका मतलब आप पहले डिफेंस मैकेनिज्म्स बनाए हुए कि चूंकि मैं एडिक्ट हूँ लिहाजा मैंने तो ये करने ही करने हैं। हमारे पास वो सोल्यूशन लेने नहीं आते, हमारे पास मोस्ट ऑफ देम जस्ट कम टू टॉक, कैथारसिस करने के मैं एडिक्ट हूँ और ये और वो। तो मैंने देखा है मोस्ट पीपल डोंट हैव विल पावर। विल पावर अल्लाह ने इंसान को एक बहुत बड़ी क्वालिटी दी। दूसरी बात, शैतान ने सोर्स आपकी तोड़ दी। आप ये कहते हैं अल्लाह मुझसे नफरत करता है, नाउज़ बिल्लाह, ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है, गॉड हेट्स मी। वाई? सिन कर करके तो मैं उन्हें बकअप करता हूँ कि अगर तुमने निकलना है इस विशियस साइकिल से, ये विशियस साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन, कि तुम अपने बारे में गलत अज्यूम करते हो तो अपनी विल पावर मारते हो, लो सेल्फ एस्टीम होती है, एक्चुअल फेलियर आता है, एक्चुअल फेलियर के बाद ये साइकिल रिपीट होता जाता है। तो अपने साथ तुम हशर क्या कर रहे हो? अपने आप को पहचानो, तुम गलत एंटरटेनमेंट से निकल सकते हो। सबसे पहले तो उनकी विल पावर जो है, वो मैं यूथ को पैगाम देना चाहता हूँ कि पहली बात, एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट समझो। एंटरटेनमेंट हमारे माँ बाप ने तो हमें ये बताया हुआ तब होती थी जब आपने कुछ अचीव किया। आपने जीरो अचीव किया है, लाइफ मिसरेबल है, सॉरी टू से आपकी, नॉट टू डिप्रेस यू, बट यू आर डूइंग एंटरटेनमेंट फॉर व्हाट? क्या अचीव क्या कर लिया आपने? हमें तो पेरेंट्स कहते थे कि बेटा नहीं, पहले ये करके दिखाओ, फिर होटल जाएंगे, फिर एंटरटेनमेंट मिलेगी, फिर क्रिकेट खेलने जा सकते हो। यहाँ पर 24 घंटे एंटरटेनमेंट चल रही है। तो ऐसी नेशंस कॉन्कर हो जाती हैं। वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड। अल्लाह माफ करे, गवर्नमेंट की बहुत जिम्मेदारी है। चाइना ने रिसेंटली बैन लगा दिया है कि हमारे बच्चे मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स नहीं खेलेंगे 2 घंटे ज़्यादा वीक। ये गवर्नमेंट एक्शन लेती है। अल्लाह करे हमारी गवर्नमेंट ये सुने, कोई एक्शन ले, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करे। और दूसरा, पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं कि ये करोगे तो एंटरटेनमेंट मिलेगी, अदरवाइज कोई एंटरटेनमेंट नहीं। क्योंकि वाकई में ये बात है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट कर लिया, हर चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, बट वी हैवंट लर्न द एटिकेट्स ऑफ इट। हमें नहीं पता कि टेक्नोलॉजी ले लिया, बस ये फ़ोन लेके बैठ गए। आधी से ज़्यादा आवाम जो है वो सारा दिन बैठ के टिकटॉक और व्हाट्सएप और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। तो लुक एट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंटायर नेशन एज अ होल। तो आई थिंक बड़ी अच्छी आपने यहाँ बात की। आखिरी क्वेश्चन आज का ये है कि लोग फिर कहते हैं यार ये नहीं तो फिर हम कहाँ जाएं, हम क्या करें? तो वो क्या करें का क्या जवाब है? मतलब व्हाट्स द अल्टरनेटिव? मीडिया के ऊपर कुछ देख सकते हैं या सब कुछ ही खत्म है मीडिया पे? क्या करें? आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मीडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो बड़ी एजुकेशनल होती हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, इन्फॉर्मेटिव टॉक्स हैं। आई थिंक दिस अ लॉट। ये भी है, पॉडकास्ट भी हैं, तो ये भी देखा करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हमारे पास अपने स्टूडेंट्स की मिसालें हैं अहमद भाई, माशाल्लाह, जो लिटरली गंद से निकल के अब रिसर्चेज में लगे हुए हैं। इंटरनेट पे कितना कुछ, टेड की वीडियोस कितनी प्रोडक्टिव होती हैं, सम ऑफ देम नहीं, चलो मोस्ट ऑफ देम, हम भी उनमें से काफ़ी कंटेंट लेते हैं। गोरों की रिसर्च है, एक अच्छी बात है। इसी तरह साइंस पे आप वीडियोस देख सकते हैं, फिजिक्स पे देख सकते हैं, अपने लेक्चर्स वहाँ से ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्री। हम इस पे लोगों को ये भी इनकरेज करेंगे कि हमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है जी। जो लोग भी स्टोरी राइटिंग में हैं या जो लोग भी ड्रामाज वगैरह के अंदर जाना चाहते हैं, तो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज गैप फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। कार्टून नेटवर्क ने रिसेंटली अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो बच्चों का चैनल नहीं है। अच्छा, हाँ, वो बेसिकली आप अपने आप को पता नहीं किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, क्योंकि दे हैव स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स। दे आर नॉट रियली चिल्ड्रंस प्रोग्राम बिकॉज दे हैव गॉट मेन स्ट्रीम LGBT और पता नहीं कौन कौन सी थीम्स वो लेके चल रहे हैं अब। तो इसलिए हमारे बच्चों को ना कंटेंट चाहिए, एंड दे नीड गुड कंटेंट व्हिच विल डेवलप देम इनटू गुड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अगर उनको यही गंद दिखाना था तो यानी ये तो बच्चों को और उल्टा खराब करने वाली बात है जिस किस्म का कंटेंट आप दे रहे हैं। इसमें जो
जो अहमद भाई ने बात की ना आइसोलेशन की और अपना टाइम स्पेंडिंग फॉर योर सेल्फ, मेरा ख्याल है एक बंदा अगर अच्छे यानी इनफ और सफिशेंट टाइम अपने साथ स्पेंड करता है ना और ये डिटॉक्स करता है, ये ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो जाता है, बंदा बहुत फोकस्ड हो जाता है, मैंने देखा है। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को उस वक्त ना ये फ़राहम करते हैं, फ़िरासत अता करते हैं, मोमिन की जिसे फ़िरासत कह सकते हैं हम। इंसान बहुत सी चीज़ें उसके सामने रिवील भी होती हैं, इंसान को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली यानी बहुत सी चीज़ों पे वो गौर करता है कि मेरे हाथ मेरी मूवमेंट्स कैसी हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे फजर की नमाज़ का जो टाइम है ना, उसके बाद मस्जिद में आप कभी बैठें और आप अज़कार भी करें और अज़कार ना भी करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैठा करते थे और आपकी ख़ास पोजीशन होती थी, मुराक़बा आप करते थे, ठीक है ना। यानी आप मुराक़बा कह दें, बाज़ लोग उस टर्म से थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हैं इसके बारे में। बहरहाल कहने का मतलब है कि वो उसके ऊपर क्या करते थे, वो गौर करते थे। एंड एक्चुअली दिस इज़ द आई थिंक बहुत मैंने देखा कि ये बंदा जो करता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से और सोशल, क्योंकि ये दिस इज़ द नीड टू बी एक्चुअली, वो आपकी जो सोशल नीड है ना उसको ये पूरा किसी हद तक करता है। यानी आप आइसोलेटेड हैं, कमरे में बंद है, लेकिन ये आपकी सोशल नीड को पूरा कर रहा है। तो जब इंसान आइसोलेशन पसंद करना शुरू हो जाता है, और हमारे असलाफ ने बहुत ज़्यादा इख्तिलात जो है, इख्तिलात से मना किया है कि आप अपने आप को टाइम दें, स्पेंड करें, और बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना बहुत ज़्यादा यानी हद से ज़्यादा वो भी नापसंद किया गया, क्योंकि उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो आई थिंक ये भी मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए अपने लिए एक बेशक स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम ज़रूर रखें, अपने आप के लिए टाइम निकालें, जिसमें आप मोबाइल फ़ोन्स और ये सब कुछ बंद करके सिर्फ कोई वॉक के लिए निकल जाएं और देखें अल्लाह की जो है ना वो, या मैं इतना मोटरसाइकिल पे निकल जाए शाम को वापस आए। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने टॉपिक तो कवर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे लगता है कि जिस तरह इस्लाम जो है ना, दीन इस्लाम, वो इट्स अ रेंच इन द वर्क्स ऑफ ऑल ऑफ दिस। जो भी मीडिया इस वक्त कर रहा है, जो हरकतें कर रहा है, इस्लाम जो है ना, इनके सामने एक दीवार है। मतलब इनके जितने भी, क्योंकि इस्लाम का मौका बड़ा दो टोक है, बड़ा क्लियर कट है, और ये जो चीज़ें लेके आते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कुरान और सुन्नत जो है ना हमारे लिए, जिसको मैं इस्लाम इस वक्त कह रहा हूँ, वो बेसिकली हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और उसके लेंस के थ्रू अगर हम हर चीज़ को देखें तो फिर हमें पता चलेगा कि हम जो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं वो आया ठीक भी है या नहीं है। मुझे ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हमारी बात आज सुन रहे हैं, उनके लिए मुझे एक कुरान मजीद में सूरह बुरूज में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कौम का जिक्र किया, और वो बड़ी फेमस स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द बॉय एंड द किंग जिसको हम कहते हैं। और उसमें एक बच्चे की कहानी है जो कि एक जादूगर के ज़ेरे असर आता है, और उसके बेसिकली उसका एक शागिर्द बन जाता है, और बादशाह उसको कहता है कि भाई तू जादूगर के साथ लग जा, और अब उसके साथ वो तुम्हें पढ़ाएगा और सिखाएगा। अब ये बच्चा जादूगर से सीख रहा है, और जारी बात है जो कुछ सीख रहा है वो बातिल है, नेगेटिव कंटेंट है। और फिर वो बच्चा जो है एक्सपोज होता है टू समवन हु इज़ एन आलिम, या एक मंक है, या कह लें कि एक इबादतगार शख्स है, तो उसके साथ वो कंपनी में आ जाता है और उसकी बातें सुनता है। तो अब उसको दोनों स्ट्रीम्स मिल रही हैं, ठीक है, उसको एक पॉजिटिव स्ट्रीम मिल रही है और उसको एक नेगेटिव स्ट्रीम मिल रही है। एंड इवेंचुअली क्या होता है, क्योंकि वो उसका दिल जो है वो सिंसियर है, तो वो इवेंचुअली अपनी पॉजिटिव स्ट्रीम की तरफ इंक्लाइन कर जाता है। मुझे ये लगता है कि इस वक्त जिस दौर में हम रह रहे हैं, हमारे पास बच्चों को नेगेटिव स्ट्रीम से बचाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चाहे कोशिश हम जरूर करेंगे, ये नहीं कि मतलब इम्पॉसिबल है तो फिर आप जानते हो बेटा जो मर्जी देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहरहाल आपके डिस्पाइट ऑल ऑफ योर एफर्ट्स, दे हैव स्कूल, दे हैव पीपल, दे आर इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी, इनको एक नेगेटिव स्ट्रीम मिल रही होगी। एज लॉन्ग एज यू गिव देम अ गुड पॉजिटिव स्ट्रीम, अगर आप ये मेक श्योर करें कि मेरे बच्चे को जहाँ पे और कुछ बहुत कुछ सुनने देखने को मिल रहा है, उसको एक सॉलिड इस्लाम की स्ट्रीम मिल रही है, जहाँ पे वो कुरान और हदीस का इल्म जो है वो सीख रहा है, या वो लेक्चर सुन रहा है, या वो पॉडकास्ट सुन रहा है, या वो कुछ भी कर रहा है, अगर उसको सॉलिड कंटेंट मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान, अगर वो उसका दिल साफ है और सिंसेरिटी पे, इखलास पे है, तो इंशाल्लाह ही और शी विल बी एबल टू मेक द राइट डिसीजंस इन लाइफ। तो ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे यू आर, इट इज अनअवॉइडेबल, यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे क्या, तो मेक श्योर करें कि ये नहीं कि बस आपने टोटली मीडिया के हवाले कर दिया कि बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब जो मर्जी देखो, ये नेटफ्लिक्स है, ये अमेजोन है, और ये तुम्हारा इंटरनेट है, बेटा जो मर्जी करो। ऐसा नहीं है, आप अपनी तरफ से जो चेक्स एंड बैलेंसेस लगा सकते हैं वो जरूर लगाएं, और खास तौर पर फिर उनको एक स्ट्रीम दें। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो हैं वो फिर दे विल बी एबल टू मेक द राइट डिसीजन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर, जज़ाकल्लाह खैर। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें, हमारे घर वालों को, सबको दीन पर साबित कदम रखे, और हमारा जीना मरना जो है वो इस दीन पर हो। अल्लाह ताला हमें तमाम किस्म के फितनों से बचा के रखे, और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे इस बात पे कि वो एक्शन लें इस कंटेंट के खिलाफ जो कि नेगेटिव हमारे माशरे में आ रहा है। पेमरा भी एक्शन ले, हुकूमत भी जो है ना एक्शन ले, और भी PTA और जितने भी इदारे हैं जो एक्शन ले सकते हैं उनको तो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए कि किसी किस्म का भी कॉन्टेंट हमारे माशरे में, जब हम अपने आप को कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो ऐसा कॉन्टेंट जो आ रहा है जो आइन के भी खिलाफ है, जो
दीन के भी खिलाफ है उसको हम कैसे टॉलरेट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला करे दीन पे चलने के लिए। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन गाइस। इंशाल्लाह विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम चैनल। अंटिल देन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।